अर्थव्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार से राजनीति को एक प्रकार से क्या करेगी, प्रभावित करेगी बच्चे। इसमें यही टॉपिक हमें समझना होता है। तो जनरली हम लोग पहले देखते थे बच्चे कि तुलनात्मक राजनीति जो था बच्चे, तुलनात्मक राजनीति में पहले शुरू में जो परंपरागत उपागम था बच्चे, उसमें क्या हो रहा था कि सरकारों का अध्ययन किया जाता था और संविधान का अध्ययन किया जाता था। जो परंपरागत उपागम होते हैं तुलनात्मक राजनीति के बच्चे, तुम लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा। तो उस परंपरागत उपागम में देखा होगा बच्चे कि दो देशों के या तो संविधानों की तुलना की जाती थी, या दो देशों के सरकारों की तुलना की जाती थी, या दो देशों के अंतर्गत जो सरकार होती थी बच्चे उनका एक प्रकार से तुलना किया जाता था। विधायिका का तुलना हमने कर लिया किसी दूसरे देश के साथ, कार्यपालिका का हमने क्या कर लिया, तुलना कर लिया बच्चे, न्यायपालिका का हमने क्या कर लिया, एक प्रकार से तुलना कर लिया। तो ये चीजें एक प्रकार से होती थी बच्चे पहले। लेकिन जो आधुनिक उपागम है बच्चे, वो ये बताता है कि राजनीति और जो आर्थिक तत्व हैं, जो राजनीति है बच्चे, जो राजनीति है और जो आर्थिक नीतियां हैं, ये एक दूसरे पर क्या है, अंतर्निर्भर हैं बच्चे। आर्थिक नीतियां यानी आपकी देश की अर्थव्यवस्था और आपके देश की राजनीति एक दूसरे पर एक प्रकार से क्या है बच्चे, निर्भर हैं। और इन्हीं निर्भरता को एक प्रकार से आपको क्या करना है, खोजना है और ये समझना है बच्चे कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था राजनीति को कैसे प्रभावित करती है और राजनीति जो है बच्चे वो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यही हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चे? जैसे लिखा भी है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम ने संविधान एवं सरकार के अध्ययन के बजाय राजनीति एवं आर्थिक तत्वों के बीच अंतर्निर्भरता की खोज की गई है बच्चे। तो जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है वो ये बोलता है कि राजनीति और आर्थिक जो तत्व हैं बच्चे, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व ही बच्चे, आर्थिक स्थिति ही बच्चे कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में एक प्रकार से क्या करता है, मदद करता है बच्चे। जैसे अगर पूछा जाए बच्चे कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत की पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम जो है भारत की, वो तुम लोग बोलते हो कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली है। हम बोलते हैं ना क्वाइसी फेडरल सिस्टम बोलते हैं। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है बच्चे, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली है। और उस अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली में हम किसकी सर्वोच्चता रखते हैं बच्चे, संसद की क्या करते हैं, सर्वोच्चता रखते हैं। मतलब संसद को हम लोग महत्व देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे तो भारतीय शासन प्रणाली में संविधान जो होगा वो सर्वोच्च होगा। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। भारत में जो किसकी सर्वोच्चता रखी गई है, संविधान में संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है। सबसे ऊपर जो होगा वो संविधान में होगा। तो अब ये तुम्हें समझना होता है बच्चे कि अच्छा भारत में अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई बच्चे। भारत में अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली के अपनाने के कारण क्या है बच्चे। तो कहीं ना कहीं जब तक तुम भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे, भारत के आर्थिक स्थिति को नहीं समझोगे बच्चे, तब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि भारत में अर्ध संघनात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई जा रही है। तो भारत का जब तुम देखोगे बच्चे कि जब भारत 1947 में जब फ्री हुआ तो भारत को आर्थिक रूप से क्या कर लिया गया था, शोषित कर लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। अब जो भारत के पास आर्थिक संसाधन थे बच्चे, वो बहुत कम संसाधन थे। अब उस संसाधन का वितरण हमें इस प्रकार से करना था बच्चे, जिससे कि समाज में सभी लोगों की क्या हो सके, भलाई हो सके, सभी लोगों का कल्याण हो सके और सभी लोगों के हितों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। तो बच्चे हमने अर्थव्यवस्था में, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है बच्चे, उसमें पूंजीवादी विचारधारा भी आती है और साम्यवादी विचारधारा भी आती है। तो पूंजीवादी विचारधारा के जो देश हैं बच्चे, उनकी शासन प्रणाली किस विचारधारा पे चलती है, उदारवादी विचारधारा पे। और जहां उदारवादी विचारधारा होता है बच्चे, वो किसी भी चीज में परिवर्तन लाने के लिए किसकी मदद लेते हैं, संशोधन की मदद लेते हैं, संवैधानिक तरीके से क्या करते हैं बच्चे, परिवर्तन लाने की बात करते हैं। और जब जो साम्यवादी देश होता है बच्चे, वहां पे क्या होता है, जो भी संसाधन होता है वो किसके नियंत्रण में होना चाहिए,
राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए और राज्य के द्वारा ही उन संसाधनों का एक प्रकार से क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा बच्चे। तो कहीं तुम्हें नहीं लग रहा है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो भारत के राजनीति को क्या कर रही थी बच्चे, प्रभावित कर रही थी बच्चे। इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अंतर्निर्भर होती है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंसीज बना रहता है बच्चे पॉलिटिक्स और आर्थिक नीतियों के बीच में बच्चे। समझ में आया कि हमने भारत में बच्चे क्वाइसी फेडरल सिस्टम एडॉप्ट करने के पीछे रीजन क्या था। एक तो भारत में गरीबी बहुत थी, कल्याण करना था, लेकिन जो भी कल्याण करना था वो किस तरीके से करना था, संवैधानिक तरीके से। मतलब कानून के द्वारा हम क्या करेंगे, चीजों को सही करेंगे बच्चे। उसके लिए हमने क्या बनाया, विधायिका में हम क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं और उन कानूनों को लागू करके ही तो हम क्या करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन जो कानून का निर्माण किया जाता है बच्चे वो किसके आधार पे किया जाता है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चे कि हमारे पास संसाधन तो कम है लेकिन लोग जो है वो बहुत अधिक हैं, तो उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए कि समाज में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो बच्चे। तो भारत का अगर पॉलिटिकल सिस्टम, यानी अगर तुमसे कोई ये पूछता है बच्चे कभी पेपर में कि इंडिया में जो क्वाइसी फेडरल सिस्टम जो है बच्चे, जो अर्ध संगठनात्मक शासन प्रणाली जो भारत में अपनाई जा रही है, क्या वो आर्थिक नीतियों से प्रभावित होने के वजह से अर्ध संगठनात्मक शासन प्रणाली हमने अपनाया था, तो बताना होता है कि हाँ, हमने अर्ध संगठनात्मक जो शासन प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों के वजह से भी अपनाई गई थी। क्योंकि जो पूंजीवादी आर्थिक नीति होती है बच्चे, जो पूंजीवादी विचारधारा होती है, वहां पे क्या हो जाता है कि सारी चीजें निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, निजी क्षेत्रों के पास सारी चीजें आती हैं। जो निजी क्षेत्र होता है बच्चे वो अपने लाभ के लिए ज्यादा काम करता है और जो पब्लिक होती है उनके हितों में वो लोग क्या करते हैं, कम काम जो है वो कम करते हैं। तो जो निजी क्षेत्र उसकी नीति ही होती है कि हमें लोगों का एक प्रकार से क्या करना है, शोषण करना है। और जो समाजवादी नीति होती है बच्चे वो क्या चाहता है कि समाज में सभी की आर्थिक स्थिति क्या हो, एक समान हो। अब तुम अगर समाज में सभी की आर्थिक स्थिति एक समान करोगे ना तो भी एक प्रकार से क्या होगी, समस्या हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी नीतियां लाई जाए जिससे समाज में आर्थिक अवसर सभी को प्राप्त हो जाए अपना विकास करने का और समाज में एक प्रकार से क्या हो, स्थिरता भी बनी रहे बच्चे। उसके लिए ही बच्चे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए बच्चे। क्लियर हुआ या नहीं बच्चे? रंजना बच्चे क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर, ठीक है। हाँ बच्चे, एक बार प्रियंका माइक, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट रंजना, प्रियंका एक बार माइक ऑफ कर लेना, दीपा माइक ऑफ कर लेना बच्चे। हाँ रंजना बोलो बच्चे। हाँ, ये सारे अप्रोचेस जो बच्चे हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही आए थे। जितने भी आधुनिक अप्रोच हैं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से व्यवहारवाद, जो व्यवहारवादी विचारधारा है बच्चे वो आती है। यानी हम लोग सोशल साइंस के जो विषय हैं और जो समस्याएं हैं बच्चे, उनका भी अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, या किसी समस्या को समझने के लिए और भी विषयों के सिद्धांतों की हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो राजनीति नहीं, मॉडर्न अप्रोचेस तो अगर देखो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो लगभग हमें सिलेबस में तो वैसे कम दिया गया है, ठीक है। जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बच्चे उसमें तो कम ही है, लेकिन वैसे हम लोग को लगभग 7 पढ़नी होती है अप्रोचेस टोटल, ठीक है। तो उसमें से वही कंपैरेटिव, जैसे एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, एक मॉडर्न। तो मॉडर्न अप्रोच में 7 अप्रोच पढ़ने होते हैं। मॉडर्न अप्रोच जो होते हैं बच्चे वो 7 पढ़ने होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तुलना करने के लिए तुम्हारे पास कुछ मॉडर्न अप्रोच है और कुछ तुलना करने के ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर तुम किसी चीज की तुलना करती हो बच्चे तो वो तुलना बड़ा सीमित होता है, ठीक है ना, सीमित एक तुलना होता है, उसका व्यापक तुलना नहीं हो पाता है। तो अगर किसी समस्या का किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का तुलना किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करना है तो बोला जाता है कि आधुनिक उपागम का अगर हम यूज करते हैं बच्चे तो उसको हम लोग व्यापक रूप में देख सकते हैं, बड़े रूप में तुलना को देखा जा सकता है और बहुत सारी चीजों को हम पता कर सकते हैं और क्या समान है और क्या असमानता है बच्चे वो आधुनिक अप्रोच से ज्यादा निकाला जा सकता है, ऐसा बोला जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बच्चे।
तो वही मैंने बताया कि बच्चे कि किसी भी देश की जो आर्थिक नीतियां होती हैं वो किस तरह से उस देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं बच्चे। तो विश्व में सिर्फ दो ही, तुम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अगर देखोगे बच्चे तो विश्व में सिर्फ दो प्रकार की आर्थिक नीतियां चल रही थी। एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी बच्चे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर अडॉप्ट हम करते तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली थी, और कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर अडॉप्ट करते तो फिर क्या होता, आपकी कंट्री के जो टैलेंटेड लोग हैं वो छोड़कर उन देशों में चले जाते जहां पे कैपिटलिस्ट लोग थे, तो आप अपनी कंट्री का किस तरह से डेवलपमेंट करते। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। कैपिटलिस्ट अप्रोच भी रख लेते हैं, अच्छी चीजों को कैपिटलिस्ट में की जो बेस्ट विशेषताएं हैं, और आपका इसका कम्युनिस्ट जो पॉलिसीज है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक जो पॉलिसी उसका जो बेस्ट विशेषता है, दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज के मॉडल को क्या कर लिया, अपना लिया। तो हमारे यहाँ जो टैलेंटेड लोग थे, जो योग्य लोग थे, वो भी रुक गए, और अनटैलेंटेड लोगों की तो संख्या बहुत ही थी। तो टैलेंटेड लोगों के ऊपर ही बच्चे हम लोग अनटैलेंटेड लोगों का भार डालते हैं। जो योग्य लोग होते हैं बच्चे, उन्हीं के ऊपर अयोग्य लोगों का भार डाला जाता है और बोला जाता है कि इनका भी विकास आप करिए अपने साथ बच्चे। आई बात समझ में? तो इसलिए हाँ, जैसे तुम कई अप्रोचेस हैं बच्चे, जैसे पॉलिटिकल कल्चर वाला जो बात कर रहा था, तो जिसमें उस पॉलिटिकल कल्चर में उलम का नाम आता है, जो पॉलिटिकल कल्चर के कंसेप्ट को डेवलप किए थे। बियर का नाम आता है, मैक्स वेबर का नाम आता है, सिडनी बर्बरा का नाम आता है, आलमंड पावेल का नाम आता है बच्चे, ये पॉलिटिकल कल्चर में आता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ते हो बच्चे, तो वहाँ पे आलमंड एंड पावेल का नाम आता है। एक हम लोग आगत निर्गत मॉडल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग डेविड ईस्टन का मॉडल बोलते हैं बच्चे। तो ये चीजें मॉडल होती हैं। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल है बच्चे, इस सारे के सारे अर्थशास्त्र में, जो इकोनॉमिक्स में जो विचारक हैं, स्कॉलर हैं बच्चे, उनको यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एडम स्मिथ को यहाँ पे देखेंगे, डेविड रिकार्डो को देखेंगे बच्चे, किन्स को देखेंगे बच्चे, ग्लोबलाइजेशन को पॉलिटिकल इकोनॉमिक में समझेंगे बच्चे, डिपेंडेंसीज, पारस्परिकता का जो सिद्धांत है, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बच्चे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत लाकर हम लोग पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चे सिंपल सा ये तुम्हें बोलना होता है कि राजनीति को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र की भी मदद लेनी पड़ती है। सिर्फ राजनीति को राजनीति के तरीके से अगर हम समझ रहे हैं तो सिर्फ नैरो समझ है, एक सीमित समझ हमारे पास विकसित हो रही है। लेकिन अगर उसी राजनीति को अर्थशास्त्र के माध्यम से समझा जाए, अपने देशों की संस्कृति के माध्यम से समझने की कोशिश किया जाए, वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनके माध्यम से समझने की कोशिश किया जाए, तो हमारे पास जो अब नॉलेज होगा ना बच्चे, वो ज्यादा ही व्यापक नॉलेज होता है, ऐसा बोला जाता है। आलोचना जबकि इसकी भी है, ऐसा नहीं कि इसकी आलोचना नहीं होगी, इसकी भी एक प्रकार से क्या होती है, आलोचना होती है। लेकिन तुम्हारे पास किसी समस्या को समझने के कई तरीके होते हैं बच्चे, अर्थशास्त्र से भी उस तरीके को क्या करो, समझो। जैसे अब कोरोना वायरस था, मान लो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कोरोना वायरस है, तो जो कोरोना वायरस था बच्चे, वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा फैलाया गया था कोरोना वायरस का। हो सकता है कि चाइना ये भी सोच रहा हो कि कोरोना वायरस तो मैंने पूरे विश्व में फैला दिया, अब इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए देशों को, वो सारी चीजों का सप्लाई कौन करेगा, मैं करूंगा। लेकिन आज का तो मार्केट क्या है, फ्री मार्केट है। उसने सोचा कि मैं सप्लाई करूंगा, बाकी सभी देश क्या थे, कैपेबल थे, सभी देशों ने अपने लेवल पे टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, वैक्सीन बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो सारी चीजें बननी शुरू हुई। तो चाइना का जो एक प्रभाव था कि वो सोच रहा था कि इकोनॉमिकली तरीके से मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। उसका पूरा सोच जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया बच्चे। क्योंकि अमेरिका भी अपने लेवल पर टेस्ट कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन को लेकर डेवलप कर दिया, ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल भी कर दिया और उसमें सक्सेस रेट आ गया। तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो ट्रायल करा रखा है बच्चे, और जिस देश ने कराया है उस देश वैक्सीन डेवलप करेगी और बाकी देशों को वैक्सीन क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। तो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स उनको होता है। यानी इकोनॉमिक जो है बच्चे, वो पॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित करता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमसे मैं ये पूछूं तुम लोगों से कि चाइना आज इतना ताकतवर देश क्यों है, तो क्या बताओगे? चाइना अगर बहुत हाँ, और एक तो उनके पास क्या है कि एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो उनकी खुद की नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था कि एक मानव संसाधन था बच्चे, चीपेस्ट मानव संसाधन था, सस्ता उनके पास मानव संसाधन।
दूसरे देश को उन्होंने क्या किया, अपना बाजार ओपन किया। जैसे डेंग सियाओपिंग का नाम सुनते हैं, ठीक है ना। डेंग सियाओपिंग जो था बच्चे, वो 1979 में पूरे चाइनीज इकोनॉमी को क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था। मतलब बाजारवादी जो अर्थशास्त्र की व्यवस्था होती है बच्चे, जिसको हम लोग मार्केट इकोनॉमिक बोलते हैं, उस मॉडल को चाइना ने 1979 में क्या किया, अडॉप्ट किया। विश्व के सभी देश चाइना में गए, इन्वेस्ट किए, वो अपनी प्लांट लगाए, फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्रीज लगाए, और चीज़ें वहाँ से प्रोड्यूस होकर क्या हो रही थी, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रही थी। तो चाइना को भी इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ। और जैसे ही चाइना की इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग होनी शुरू हुई बच्चे, वैसे ही चाइना ने अपने आप को पॉलिटिकली भी क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रांग। चाइना ने अपनी इकोनॉमी के बेस पर जापान से आज लड़ रहा है। भारत के साथ जो सीमा विवाद है बच्चे, वो भारत के साथ क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं भारत से कहीं आर्थिक रूप में क्या है, ज़्यादा मजबूत हूँ। तो अगर मैं आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हूँ तो मतलब मैं पॉलिटिकल रूप से भी क्या हूँ, ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें क्या हो गई, फेल हो गई बच्चे, क्योंकि उसने हल्के में इंडिया को ले लिया, ठीक है ना। तो इंडिया में वो चीज़ें सक्सेस नहीं। लेकिन तुम देखो, वो जैसे तुम आसियान कंट्री में हो गए, वियतनाम को कितना परेशान कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो साउथ चीन सी के आसपास के जो देश हैं बच्चे, उन देशों को कितना उसने परेशान कर रखा है। मतलब उनके रिसोर्सेज को एक तरह से क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो कहने का मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वो इकोनॉमिकल बेसिस पर अपने पॉलिटिकल पावर को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसीलिए बच्चे इकोनॉमी के बेसिस पर हमें पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, ये मॉडर्न अप्रोच बोलता है। बिना इकोनॉमी के बेसिस पर तुम किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ सकते हो बच्चे। आई बात समझ में? तो किसी भी देश को समझना है तो उसकी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। और ये नॉर्मल प्रिंसिपल होता है बच्चे। समाज में भी जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है ना, वही सामाजिक रूप से भी मजबूत होता है। तुम अपने ही समाज में देख लेना, अपनी ही सोसाइटी में देख लेना, जो आदमी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होगा वो सोशली भी बहुत स्ट्रांग होता है, तुम्हें देखने को मिलेगा। और उसका पॉलिटिकली लिंक भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब उसका इकोनॉमिक जो है बच्चे, जो इकोनॉमिक होती है वो किसी न किसी सिस्टम, किसी न किसी कंट्री को या किसी न किसी इंडिविजुअल को बहुत पावरफुल बना देती है। तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, एक तरह से किसी कंट्री को स्ट्रांग बनाने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तुम देखोगे अमेरिका सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री थी, ठीक है, सबसे स्ट्रांगेस्ट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन उसका बहुत बेस्ट था बच्चे। और दूसरा यूएसएसआर जो था बच्चे, वो भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था। लेकिन 90 के बाद देखो तो सबसे स्ट्रांग कंट्री बची कौन? अमेरिका बची। और जो यूरोपियन कंट्री थी बच्चे, वो अमेरिका के तो सामने खड़ी ही नहीं होती थी। वो तो खड़ा तब होनी शुरू हो गई जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया। ईयू हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में वो टॉपिक पढ़ना। तो ईयू जो है बच्चे, वो आज अमेरिका के सामने इसलिए खड़ा हो पाता है क्योंकि अब वो लोग एक यूनाइटेड हो गए हैं, यूनिफिकेशन उनका हो चुका है बच्चे, इसलिए वो अमेरिका के सामने खड़े होते हैं। जबकि वर्ल्ड में आज भी मोस्ट पावरफुल अगर कोई कंट्री है बच्चे, तो वो अमेरिका ही है। और अमेरिका अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पर दूसरे कंट्रियों के पॉलिटिकल मैटर में इंटरवीन करता रहता है। अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, लेकिन अमेरिका जो है वो बोलता है कि नहीं, मैंने गारंटी दे रखी है पूरे वर्ल्ड को कि हम सभी कंट्री के मतलब मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी देश में हस्तक्षेप कर सकता हूँ, और लोगों की स्वतंत्रता के लिए मैं किसी भी देश में क्या कर सकता हूँ, हस्तक्षेप कर रहा हूँ। और तुम देख रहे हो कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के तालिबानियों से भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अमेरिका जो इतना पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग हो गया? तो अमेरिका जो इतना पॉलिटिकली स्ट्रांग है बच्चे, तो उसके इकोनॉमिकल फैक्टर को जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि अमेरिका अच्छा इतना स्ट्रांग कैसे। इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच का यूज होता है बच्चे, चीज़ों को समझने के लिए कि इकोनॉमिक जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है या इफेक्ट करती है बच्चे। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? ठीक है बच्चे। तो ये बस तुमसे अगर कोई पूछे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, तो बस सीधा उनको यही समझाना है कि जो इकोनॉमिक होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, और पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं वो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी कंट्री के अगर पॉलिटिकल सिस्टम को मुझे समझना है तो वहाँ पे हमें उस कंट्री के इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं या इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज हैं उसको बेस बनाकर उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करूँगी, और फिर दूसरी कंट्री एक लूँगी, वहाँ के भी पॉलिटिकल सिस्टम को इकोनॉमिक फैक्टर को आधार बनाकर, बेस बनाकर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बच्चे। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच होता है मॉडर्न अप्रोच के अंदर।
हाँ, लेकिन ध्यान में रखना ये नहीं कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक जो विचारधारा है, एक देश की पूंजीवादी है और एक देश की समाजवादी है, इनके बीच में नहीं तुलना होगा बच्चे। दो पूंजीवादी देशों के बीच में तुम्हें तुलना करना पड़ेगा, या दो समाजवादी या साम्यवादी देशों के बीच में तुलना करना पड़ेगा बच्चे। कभी पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में तुलना नहीं होता। या तो हम बेस जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे भारत में तो पूंजीवाद है नहीं, जैसे अब तुम अमेरिका का देख लो पूंजीवाद, और ब्रिटेन में भी बच्चे पूंजीवाद। अमेरिका में भी तो कैपिटलिस्ट आइडियल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है वो किस पर बेस्ड है, पूंजीवाद पर है। ब्रिटेन जो है बच्चे, वहां पर तुम देखोगे कि ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक है वो किस पर बेस्ड है, पूंजीवाद पर। क्या पॉलिटिकल सिस्टम दोनों कंट्रियों का सेम है? दोनों देशों की आर्थिक विचारधारा सेम है। ब्रिटेन की भी आर्थिक विचारधारा पूंजीवाद है, अमेरिका की भी आर्थिक विचारधारा पूंजीवाद है। क्या अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय प्रणाली है? क्योंकि ब्रिटेन की तो संसदीय प्रणाली जो है वो क्या है, ब्रिटेन की तो जो राजनीतिक प्रणाली है वो क्या है, संसदीय प्रणाली है बच्चे। तो जो आर्थिक विचारधाराएं होती हैं वो निश्चित नहीं करती हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। राजनीतिक व्यवस्था को कौन डिसाइड करता है, उस देश की संस्कृति, कि उस देश की संस्कृति किस प्रकार का है, उसका कल्चर किस प्रकार का है, उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, ये उसके राजनीतिक व्यवस्था का क्या करती है, निर्णय करती है। तो मैंने ब्रिटेन को उठाया, अमेरिका को उठाया, इन दोनों में मैं तुलना कर सकता हूँ, इन दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अप्रोच के द्वारा बच्चे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि दोनों देशों में पूंजीवाद है। तो अब ब्रिटेन में भी संसद है भाई, अमेरिका में भी संसद है, वहां पे भी 2 सदन है, यहाँ पे भी 2 सदन है, लेकिन दोनों सदनों में क्या अंतर है? तो तुम देखोगे हाउस ऑफ लॉर्ड जो ब्रिटेन का है वो सबसे कमजोर हाउस है, और तुम बोलते हो कि जो अमेरिका का बच्चे वो सीनेट जो है वो सबसे स्ट्रांग हाउस है। तो क्यों है, और हाउस ऑफ लॉर्ड को क्यों कमजोर किया गया? इसको इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकता है बच्चे, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब अध्ययन स्टडी करोगे बच्चे तो उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आई बात समझो बच्चे? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो पॉइंट तुम लोग देखोगे बच्चे, इसलिए राजनीतिक अर्थशास्त्र का विचार राजनीतिक समाज के एक निकट प्रतीत होता है। ये लाइन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है बच्चे वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करता है, और समाज जो है वो अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। इसलिए इन दोनों में एक निकटता क्या होती है, हर समय जो होती है वो प्रतीत होती रहती है बच्चे। ठीक है, बस ये बताना है कि राजनीति जो अर्थशास्त्र है और राजनीतिक जो समाज वो इतने निकट क्यों है। तो बस यही बोल देना होता है कि जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो नीतियां आती हैं बच्चे, वो नीतियां कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, और राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय अर्थशास्त्र को या उस समाज के अर्थशास्त्र को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसलिए वो दोनों एक प्रकार से क्या होती हैं, निकट होती हैं बच्चे। यही कारण होता है। अब तुमसे सीधा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, या विकास के 4 चरण होते हैं ये किसके द्वारा बताया गया है बच्चे। तो वहाँ पे ऑर्गेन्सी का नाम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टिक करना पड़ेगा। जो ऑर्गेन्सी हैं बच्चे वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारक हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र पे उन्होंने विचार दिया था, और उन्होंने बताया था कि विकास किस प्रकार से होता है, यानी कोई चीज़ विकसित, कोई चीज़ है जो विकास को प्राप्त कर चुकी है बच्चे, तो वो किस किस चरणों से होकर विकास के स्तर तक पहुंचती है। तो जो ऑर्गेन्सी हैं बच्चे, उन्होंने राज्य के विकास को 4 चरणों से बताया कि 4 चरणों से होकर जब गुजरता है तब कोई जाकर राज्य क्या करता है, विकसित करता है, विकास करता है, या राज्य की एक प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है। उसमें 4 चरण कौन से हैं बच्चे? पहला है एकीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा होता है कल्याण, और चौथा होता है प्रचुरता। ये 4 चरण हैं बच्चे, और इन 4 चरणों को जब आप पूरा कर लेते हो तब जाकर कहीं माना जाता है कि आप एक विकसित या विकास कर चुके हुए क्या हो, देश हो, या विकास कर चुके हुए एक राष्ट्र या राज्य हो बच्चे।
तो सबसे पहले तुमने देखा होगा बच्चे, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वार से अगर पहले देखोगे बच्चे तो राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट आता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो थे राष्ट्र का तो कंसेप्ट था ही नहीं। सिटी स्टेट होते थे, नगर राज्य होते थे, और जो राष्ट्र का तो था ही नहीं। जितने भी राष्ट्र थे बच्चे वो राज्यों में क्या होते थे, विभाजित होते थे। राज्यों में एक प्रकार से क्या था, विभाजन था। तो अगर हम लोग ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछ लेता है बच्चे कि राष्ट्रवाद का विचार सबसे पहले आधुनिक समय में किस पाश्चात्य विचारक के विचारों में हमने देखा था। नेशनलिज्म का कंसेप्ट, सबसे पहले राष्ट्रवाद का विचार किस पाश्चात्य विचारक के विचार में देखा गया है। तो आप लोग क्या बताओगे, कौन विचारक आप लोग को दिखता है जिसके विचार में सबसे पहले राष्ट्रवाद को देखा गया था? हाँ प्रियंका बोलो, क्या बोल रही हो? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। हाँ नहीं बच्चे, ऑर्गेन्सी तो बाद में ही आता है, ये तो इस विकास के चरण बताए। सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद का हम जो दर्शन देखते हैं ना बच्चे, वो मैकाउली के विचारों में देखा जाता है। ठीक है, जो मैकाउली है बच्चे सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है ना पाश्चात्य का, तो उसी के विचारों में सबसे पहले राष्ट्रवाद का क्या किया गया था, कंसेप्ट देखा गया था। तो राष्ट्रवाद का जो विचार हम सबसे पहले देखते हैं बच्चे, वो मैकाउली के विचारों में देखते हैं। और जो मैकाउली को पढ़ोगे तुम लोग, तो मैकाउली का मेन मोटिव क्या था, इटली को एक ताकतवर क्या करना, राष्ट्र बनाना। इटली को एक ताकतवर राष्ट्र बनाना। क्यों? क्योंकि इटली जो था वो राज्यों में क्या था, विभाजित था। तो उन सभी राज्यों को मिलाकर क्या करना, हमें एक इटली राष्ट्र का निर्माण करना और एक ताकतवर राष्ट्र होना चाहिए। तो इटली एक ताकतवर राष्ट्र कैसे हो सकता है बच्चे, उसने स्टेट क्राफ्ट का थ्योरी दिया था। ठीक है ना, जिसको हम लोग राज्य शिल्प, राज्य का कला बोलते हैं, स्टेट क्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, कि एक राजा की मतलब किस प्रकार का राजा होना चाहिए जो इटली को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में क्या कर सके, निर्मित कर सके बच्चे। क्योंकि जब राज्य टुकड़ों में बटे होते हैं बच्चे, जब टुकड़ों में बटे होते हैं तो वहाँ बहुत सारी क्या होती है, एक प्रकार से समस्या होती है बच्चे। तो अगर किसी राज्य का विकास देखना होता है बच्चे, तो सबसे पहले किसी राज्य का विकास से पहले उसको देखना होता है उसका यूनिफिकेशन। भारत अगर आज इतना विकास किया है बच्चे, तो अगर तुम 1949 से 47 से पहले देखोगे बच्चे, तो भारत तो था ही नहीं। ठीक है ना, भारत जो संघ था वो था ही नहीं, क्योंकि भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, देसी रियासतें होते थे, राजवाड़े होते थे बच्चे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही तो राष्ट्र राज्यों का क्या हुआ, राज्यों का एकीकरण हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, राज्यों का क्या किया, एकीकरण किया, और भारत संघ का क्या किया था, निर्माण किया था। तब जाकर भारत का एक प्रकार से क्या होता है, विकास होता है बच्चे। तो विकास के पहले चरण में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे राज्य जो है बटे होते हैं, उन सभी राज्यों को मिलाकर एक हमें क्या करना होता है, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना होता है। जब राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाता है बच्चे, तो फिर वहाँ पे आपको उत्पादन बढ़ाना होता है। और उत्पादन आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, औद्योगिकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बच्चे। अब तुम सोचो, तुम लोगों ने बचपन में सुना होगा या 11th-12th में कभी पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चे, दूसरी और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें औद्योगिकरण पे क्या किया गया था, बल दिया गया था। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण के द्वारा ही हम उत्पादन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं बच्चे, और देश में जो महंगाई है उसको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है बच्चे। तो सबसे पहले राष्ट्र राज्यों का एकीकरण होता है, उसके बाद से वहाँ पे औद्योगिकरण होता है। जब औद्योगिकरण हमने करना शुरू किया बच्चे, तो उसी के साथ तुमने देखा होगा कि वेलफेयर प्रोग्राम, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था या नहीं दिया था। तो गरीबी हटाओ से संबंधित जितने भी नीतियां ने सरकार जितनी भी गरीबी हटाओ से संबंधित सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई थी बच्चे, वो सारी नीतियां कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य को ही तो क्या कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, प्रीवी पर्स जैसी चीज़ों को समाप्त कर देना। ठीक है, ठीक है, किसानों के लिए बच्चे, किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए हरित क्रांति जैसी योजनाएं लाई गई थी बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या थे, वेलफेयर प्रोग्राम थे कल्याणकारी राज्य का। तो जब किसी राज्य का विकास होता है बच्चे, तो ये इन चरणों से गुजरता है बच्चे। और फिर बच्चे एवेंडेंस, मतलब आपके पास किस चीज़ की प्रचुरता है, आपके पास क्या चीज़ सबसे अधिक है बच्चे।
क्योंकि जो चीज़ आपके पास सबसे अधिक होगी वही बाद में आपको एक प्रकार से क्या करती है, मदद करती है बच्चे। तो हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मानव संसाधन हमारे पास क्या था, बहुत ज़्यादा था बच्चे। तो हम मानव संसाधन का उपयोग कर सकते हैं राष्ट्र को विकास करने, राष्ट्र का विकास करने में बच्चे। हमारे यहाँ सबसे अधिक मानव संसाधन है और उसमें 65% जो मानव संसाधन है वो क्या है, यूथ है बच्चे। ठीक है, तो एबेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपके देश के पास किस चीज़ की प्रचुरता है बच्चे। कुछ देश होते हैं मानव संसाधन नहीं है लेकिन उनके पास खनिज संसाधन बहुत है, तो वो अपने खनिज संसाधन के आधार पर अपने देश का क्या करते हैं, विकास करते हैं। हमारे देश में खनिज संसाधन भी है, कृषि क्षेत्र भी है और मानव संसाधन भी है। इन सभी चीज़ों का यूज करके बच्चे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर। एबेंडेंस मतलब इकोनॉमिक्स में ये लोग पढ़ते हैं कि आपके पास किस चीज़ की एबेंडेंस है, और वही एबेंडेंस जो होती है बच्चे वो कहीं ना कहीं विकास में क्या करती है, मदद करती है। तो अगर आज भारत का विकास करना है बच्चे तो भारत में क्या करना है, बस सिर्फ बाहर से निवेश लेकर आइए। आपके पास स्किल्ड मानव संसाधन है, वो सीधा का सीधा जो निवेश है बच्चे उसको कहीं ना कहीं राष्ट्र समृद्धि में क्या कर सकता है, बदल सकता है बच्चे। ये चीज़ें होती हैं। तो विकास के ये 4 चरण होते हैं बच्चे, और ये 4 चरण किसने बताया था, स्टेज ऑफ ग्रोथ के अंदर ऑर्गेन्सी ने बताया था। तो ये तुमसे कौन से 4 चरण है बच्चे वो पूछा जाएगा। स्टेज ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, या स्टेज ऑफ ग्रोथ के कौन कौन से स्टेज होते हैं बच्चे। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन बताना होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बताना होता है, वहाँ पे वेलफेयर के बारे में बताना होता है, और एक देखना होता है कि आपके पास किस चीज़ की प्रचुरता है, एबेंडेंस किसकी है, संपन्नता किस चीज़ में, आप किस चीज़ में संपन्न है बच्चे, आपके पास क्या चीज़ है बच्चे। ये सबसे अधिक क्या होती है, जरूरी चीज़ होती है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। रंजना समझ में आ रहा है बच्चे। जहाँ कंफ्यूजन होगा सीधा पूछ लेना बच्चे किसी भी शब्द का, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र राज्य के विकास की बात हम कर रहे हैं बच्चे। तो राष्ट्र राज्य का विकास तभी होगा जब आप एकीकरण कर लें बच्चे, ठीक है। तो एकीकरण के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, वेलफेयर के द्वारा, ये कहीं ना कहीं तरीके होते हैं बच्चे। आई बात समझ में। जैसे तुम देखोगे एफ्लुएंसेस इन स्विट्जरलैंड मैंने लिखा है, संपन्नता ना, जहाँ हमारे स्विट्जरलैंड के बारे में बोला जाता है कि राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है बच्चे सभी को। स्विट्जरलैंड में इतना उनके पास संसाधन है बच्चे कि वो अपने नागरिकों को शिक्षा मुफ्त में देते हैं, अपने नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन क्या भारत में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं? भारत में क्या सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही हैं बच्चे? अगर सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त नहीं मिल पा रही हैं बच्चे, तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? उसका कारण क्या है? हाँ, इकोनॉमिक्स हमारा अच्छा नहीं। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास संसाधनों की क्या है, कमी है बच्चे। हमारे पास जितना संसाधन है उससे ज्यादा कहीं तो क्या है, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, संसाधन कम है बच्चे, तो हम कैसे सभी को मुफ्त में चीजें दे सकते हैं? हाँ, बस ये एक चीज दे सकते हो कि पूरे भारत में शिक्षा जो है वो निःशुल्क है बच्चे, निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। और वो भी हम 6 से लेकर 14 साल तक के ही बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और स्विट्जरलैंड में तो 14 साल से ऊपर आयु के भी बच्चों को क्या किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। कुछ देश तो 18 साल 16 साल तक अपना पैरामीटर बना रखे हैं बच्चे निःशुल्क शिक्षा का। वो क्यों 18 साल तक दे पा रहे हैं, 16 साल तक दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में है। इतना संसाधन है बच्चे कि पॉपुलेशन कम है, तो बहुत सारी चीजें वो लोग क्या कर देते हैं, मुफ्त में देते रहते हैं। सुविधाएं जो है वहाँ पे क्या की जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संसाधन जो है वो बड़ी मात्रा में होती है बच्चे। लेकिन भारत जैसे जो देश हैं बच्चे, जो विकासशील देश जो होते हैं बच्चे, वहाँ पे जो संसाधन होते हैं बच्चे वो एक प्रकार से क्या होते हैं, कम होते हैं। पॉपुलेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए हम सभी लोगों को मुफ्त नहीं दे पाते हैं। आई बात समझ में। तो भारत में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मुफ्त क्यों नहीं मिल पा रही हैं, तो उसका कारण है बच्चे कि भारत में संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो ये एक विकास का चरण है। तब अब देखो, जिस देश में बुनियादी जो चीजें हैं अगर वो मुफ्त में मिल रही हैं बच्चे, और जिस देश में कल्याण से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पे उत्पादन औद्योगिकरण तरीके से हो रहा है, जहाँ पे सभी राज्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उसी राज्य को विकास राज्य बोलेंगे बच्चे।
आई बात समझ में? किसी राज्य को अगर बोलना है कि वो राज्य जो है वो विकसित है, तो ये 4 पैरामीटर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये 4 आधारों को, तभी तुम उसको बोल सकती हो कि वो स्टेट एक प्रकार से क्या कर चुका है, विकास कर चुका है। ये विकास के परिभाषा होते हैं, विकास को डिसाइड करने वाले मेजरमेंट्स हैं बच्चे, पैरामीटर्स हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? नीचे जब आओगे बच्चे तो 1960 के दशक में जो अर्थशास्त्री डब्ल्यू रोस्टो थे बच्चे, उन्होंने स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात की थी। तो स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात हम ऊपर भी देखते हैं, ऑर्गेन्सी में भी देखते हैं, और 1960 में बच्चे स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा भी की जाती है। जो डब्ल्यू रोस्टो बच्चे इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने भी स्टेज ऑफ ग्रोथ, इन्होंने भी विकास के चरण बताए हैं बच्चे, और इन्होंने विकास के चरण में लगभग 6 चरण बताएं कि 6 चरणों से विकास होता है बच्चे, 6 चरणों से गुजरना पड़ता है विकास के लिए। सबसे पहले तो जो आपका पहला जो चरण होता है उसको परंपरागत समाज बोलते हैं, जिसको आदिम समाज भी बोला जाता है बच्चे, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज होता है, और फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी से लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, पूर्व स्थिति के लिए दौड़ते हैं कि भाई जो परंपरागत समाज होता है वहाँ पे स्थिति लोगों की बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो अपनी पहले जब कभी उनकी स्थिति अच्छी होगी बच्चे, उस तरह की स्थिति के लिए वो लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ बोलते हैं बच्चे। मतलब पूर्व में मेरी जो स्थिति थी बच्चे, उस स्थिति को मुझे क्या करना है, दोबारा करना है, सही करना है बच्चे। और परंपरागत समाज को आधुनिक समाज की ओर बढ़ने के लिए बच्चे, जो परंपरागत समाज है वो धीरे धीरे किधर बढ़ना शुरू होता है, आधुनिक समाज की ओर बढ़ना शुरू होता है बच्चे, औद्योगिकरण के वजह से, ठीक है, उदारवादी नीतियों के वजह से, पूंजीवादी या समाजवादी नीतियों के वजह से, ठीक है। और जब वो आधुनिक समाज की ओर, जब परंपरागत समाज जब आधुनिक समाज की ओर बढ़ना शुरू करता है बच्चे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण भी बोलते हैं बच्चे, मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है। जो परंपरागत समाज है अगर उसमें आधुनिक समाज की ओर वो जाना बढ़ना शुरू करता है बच्चे, तो उसी को हम लोग आधुनिकीकरण बोलते हैं बच्चे। और फिर इसके बाद से जब उसका आधुनिक जो समाज होता है बच्चे, उसकी एक प्रकार से क्या आएगी, परिपक्वता आएगी, पूरी तरह से वो आधुनिक जो समाज होता है वो परंपरागत समाज से बदल कर किस समाज में आ जाता है, आधुनिक समाज में आ जाता है, और समाज पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चे, परिपक्व हो जाता है। और जब समाज वो परिपक्व हो जाता है बच्चे, तो वहां पे एक प्रकार से क्या हो जाता है, हाई कंजप्शन होने लगता है। जब समाज पूरी तरह से आधुनिक हो जाएगा तो उस समाज के जो लोग हैं ना, वो अपने कंजप्शंस को क्या कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज में इनकम जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब इनकम उनकी बढ़ती है ना, तो वो अपना कंजप्शंस भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और फिर जब उनका कंजप्शन बढ़ जाता है तो वो कुछ समय के बाद क्या खोजने की कोशिश करते हैं कि अब जो भी चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना, उसमें एक प्रकार की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। परंपरागत समाज में कुछ भी मिल जाए चल जाता था बच्चे, लेकिन जब आधुनिक समाज में आते हैं बच्चे, तो पहले तो आधुनिक समाज में शुरू में हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन बाद में हम चीज़ों में क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्वालिटीज़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जो चीज़ें हमें क्वालिटीज़ बेस्ड मिलती हैं बच्चे, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये डब्ल्यू जो रोस्टो हैं बच्चे, उन्होंने विकास के 6 चरण बताए थे, ऑर्गेन्सीज ने विकास के 4 चरण बताए हैं बच्चे। अब तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है, डब्ल्यू रोस्टो, तो वहां पे जर्नलिस्ट बच्चे 6 बताना है, और 6 में ये 6 तुम्हें याद रखना पड़ेगा। परंपरागत समाज, पूर्व की स्थिति के लिए दौड़, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, परंपरागत समाज को आधुनिक समाज की ओर बढ़ने की दौड़, परिपक्वता की ओर दौड़, परिपक्वता की ओर बढ़ना, उच्च उपभोग की व्यवस्था और गुणवत्ता की खोड़ बच्चे, ये विकास होता है। ये विकास के एक लेवल पर आने के बाद हम लोग वहां पे क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्वालिटीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। उससे पहले विकास के चरण में लोगों को बस चीजें मिल जाए, वहां पे क्वालिटीज नहीं देखी जाती है। उनके लिए जो चीजें हैं बच्चे वो सही हैं, लेकिन आज के समय में तुम्हें अगर कोई भी कमोडिटीज लेना है, कोई भी चीज तुम कंज्यूम करने वाले लेते हो बच्चे, तो सबसे पहले पूछते हो कि भैया इसका क्वालिटीज क्या है, गुण तो बता दे। तुम फोन खरीदने जाते हो, क्या जो फोन देता है वही ले लेते हो आप लोग? मार्केट से तुम्हें बच्चे एक फोन खरीदना है, तो जो फोन दुकान वाला देता है वही लेते हो, या फिर तुम बोलते हो भाई जो भी आपके पास फ़ोन है उसके सभी फ़ोनों की आप क्वालिटीज़ मुझे बताइए। तो जब वो क्वालिटीज़ और फीचर बताता है बच्चे, उसके बाद से तुम डिसाइड करते हो कि नहीं ये चीज़ें आप लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एज ऑफ हाई कंजप्शन हो चुका है, तो हर एक चीज़ में मुझे हमें जो भी चीज़ चाहिए वो क्वालिटी बेस्ड चाहिए। क्वालिटी में क्या होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो,
ठीक है, खाने से रिलेटेड चीजें हों, पहनने से रिलेटेड चीजें हों, सारी चीजें मुझे क्वालिटी बेस्ड चाहिए बच्चे। क्यों? क्योंकि अब हम परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है, और हमने अब कंजप्शंस करके हम चीजों को देख चुके हैं, तो कौन चीज अच्छी है और कौन चीज बुरी है बच्चे, ये मुझे पता है। इसलिए अब मुझे वही चीज कंज्यूम में करूंगा जो क्वालिटी बेस्ड होगा बच्चे, क्योंकि अब कंजप्शन से तुम्हें पता चल जाता है ना कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो अब जनरली जब तुम चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हो तो फिर उसमें अंतर करना तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो हाई कंजप्शन करते रहते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें खराब आ जाती हैं। तो जब आगे चीज़ें हम कंज्यूम करने के लिए जब लेने जाते हैं बच्चे, तो उसमें भी देखते हैं कि अब कौन सी चीज़ें मुझे लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर है बच्चे? रंजना, ठीक है बच्चे, आगे आओ। आगे जब आओगे बच्चे तो डब्ल्यू रोस्टो हैं, उन्होंने विकास के इस मॉडल को पूरे विश्व के लिए उपयोगी बताया। कहा कि जो मैं मॉडल दे रहा हूँ ये विश्व में पूरे विश्व में ये मॉडल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। और हर एक समाज का विकास और वृद्धि जो होता है वो इसी तरीके से होता है, चाहे वो अभी के अफ्रीकीय देश हों या पूंजीवादी देश हों बच्चे। तो विकास का जो है, कहते हैं कि जो विकास का मॉडल है वो यही होता है। परंपरागत समाज से, जो परंपरागत समाज होता है उसमें पूर्व स्थिति के लिए दौड़ होता है, फिर परंपरागत समाज से हम लोग आधुनिक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आधुनिक से हम लोग परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, फिर हाई कंजप्शन करते हैं, और फिर हाई कंजप्शन के बाद हम क्वालिटी बेस्ड चीज़ों की मांगने की कोशिश करते हैं। तो डब्ल्यू जो रोस्टो का मॉडल है बच्चे, ये विश्व के सभी देशों पर अप्लाई होता है बच्चे, कि कोई भी समाज जो है वो इसी तरह से क्या करता है, विकास करता है। और तुम इसको व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हो बच्चे, समाज जो है वो इसी तरह से क्या करता है, विकास करता है। कहीं का भी तुम देख लेना बच्चे, अप्लाई करके इस मॉडल को देखोगे तुम्हें यही दिखेगा बच्चे। जो परंपरागत समाज होता है बच्चे, जब वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आता है तो उसमें धीरे धीरे आधुनिकता आने लगती है। गांव में वो कम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था विलेज लेवल पे, लेकिन जब शहरों में आता है तो उसका कंजप्शन जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, उसकी इनकम जो हो जाती है बढ़ जाती है। तो पहले वो खूब कंज्यूम करता है, लेकिन एक समय के बाद वो उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करना चाहता है जो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, जिसमें गुण जो जिसके थोड़े से अच्छे होने चाहिए। तो डब्ल्यू जो रोस्टो हैं बच्चे, उन्होंने स्टेज ऑफ ग्रोथ के अंतर्गत कितने स्टेज बताए हैं, तो 6 बताए हैं बच्चे। 6 कौन से स्टेज हैं ये तुम्हें ध्यान में रखना है। और तुमसे ये भी हो सकता है कि पूछ ले कि डब्ल्यू जो रोस्टो का मॉडल है बच्चे, ये सिर्फ अफ्रीकीय देशों में लागू होता है या विश्व के सभी देशों में इस मॉडल को लागू करके समझा जा सकता है। तो विश्व के सभी देशों में इस मॉडल को लागू करके क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आई बात समझ में? और जितने भी मतलब बाकी की जो भी मान्यताएं थी विकास से संबंधित जितनी भी मान्यताएं थी बच्चे, उन सभी मान्यताओं को उन्होंने एक प्रकार से क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है बच्चे, वो एक प्रकार से समाज के सभी लोगों का क्या करता है, विकास करता है। और तुम लोगों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में तुम लोग के पास थोड़ी मोड़ी सूचना होगी बच्चे, कि जो उपनिवेशवाद होता है और जो साम्राज्यवाद होता है उसमें सभी समाज के सभी लोगों का विकास नहीं होता है, सिर्फ समाज के कुछ लोगों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जाता है। और समाज के कुछ लोगों का ही एक प्रकार से क्या होता है, विकास होता है बच्चे। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो ब्रिटेन का जितना विकास हुआ बच्चे, ब्रिटेन के समाज का जितना विकास हुआ, क्या भारत समाज का उतना ही विकास हुआ था? तो उसका तो आंसर है नहीं। तो हम कैसे इस मान्यता को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है बच्चे, वो कहीं ना कहीं विकास में क्या करता है, मदद करता है। नहीं, जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है, ये एक शोषण करने के क्या है बच्चे, तरीके हैं। साम्राज्यवाद के तरीके से भी दूसरे देशों का हम लोग शोषण करते हैं, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश को गुलाम बनाकर उसके संसाधनों का क्या करना, शोषण करना बच्चे। और मार्क्सवादी क्या बोलते हैं, राज्य विहीन, स्टेटलेस, ठीक है, वो किसकी बात करते हैं, राज्य जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों मार्क्सवादी क्या बोलता है कि राज्य जो है बच्चे वो क्या करता है, शोषण करता है। तो मार्क्सवादियों की भी जो मान्यता है उसको भी डब्ल्यू रोस्टो क्या करते हैं, खारिज करते हैं। क्योंकि जो राज्य विहीन, यानी कहने का मतलब स्टेटलेस सोसाइटीज तो फॉर्म ही नहीं हो सकती है बच्चे, थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकली रूप में। राज्य विहीन समाज का निर्माण हम कैसे करेंगे बच्चे? कोई ना कोई तो संस्था होनी चाहिए लोगों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। मार्क्सवादी तो बोलते हैं कि राज्य जैसी चीजें ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो क्या करता है, शोषण करता है।
राज्य जो है वो लोगों को क्या करता है, दंड देता है। राज्य जो है वो लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता है, क्योंकि राज्य जो है वो किसको मदद देता है, पूंजीवादी को मदद देता है। जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको राज्य के द्वारा क्या होता है, मदद मिलता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा बोलती है, और तुम लोग को ये पता भी होगा बच्चे, ये मार्क्सवादी विचारधारा जो है, ठीक है, वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है कि सोसाइटी में किसी भी प्रकार का क्लास नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सोसाइटी में क्लास बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल डिफरेंसेस है बच्चे सबके। हर एक व्यक्ति में एक नेचुरल डिफरेंसेस होता है। हर एक व्यक्ति का आईक्यू और हर एक व्यक्ति का क्षमता जो है वो एक तरह से कार्य नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या कर देते हैं, स्टेट जैसी चीज़ों का फॉर्म करते हैं। तो ये ध्यान में रखना बच्चे कि जो डब्ल्यू जो रोस्टो हैं बच्चे, वो उपनिवेशवादी विचारधारा का भी आलोचना करते हैं और साम्राज्यवादी विचारधारा के भी आलोचना करते हैं और मार्क्सवादी विचारधारा का भी आलोचना करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा भी समाज के सभी लोगों का विकास नहीं हुआ। ये ध्यान में रखना। जो मार्क्सवादी विचारधारा था बच्चे, अगर समाज के सभी लोगों का विकास होता ना तो फिर यूएसएसआर टूटता नहीं, ये समझो। सोवियत संघ का अगर विघटन हुआ बच्चे, तो अगर सोवियत संघ ने मार्क्सवादी विचारधारा को लागू किया था, तो अगर सोवियत संघ में समाज के सभी लोगों का अगर विकास हो जाता तो सोवियत संघ को तो टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। तो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी जो विचार था बच्चे विकास का, वो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, कमियां थी बच्चे। इसलिए उसकी एक प्रकार से क्या की जाती है, आलोचना की जाती है बच्चे। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या वैसे तुमसे पूछा जाए कि भाई यूएसएसआर क्यों टूट गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होना चाहिए था। अगर मार्क्सवादी विचारधारा बोल रही थी कि मैं समाज के सभी लोगों का विकास करूँ, यानी कहने का मतलब समाज में कुछ ही लोगों का विकास हुआ था और समाज में बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, विकास नहीं हुआ। तभी तो देश जो यूएसएसआर के जो पार्ट थे बच्चे, भाग जो देश थे बच्चे, उन्होंने बाद में विद्रोह करके अपने आप को क्या कर लिया, यूएसएसआर से अलग कर लिया। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये समझ में आया कि डब्ल्यू रोस्टो जो हैं वो क्यों मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना करते हैं, साम्राज्यवादी विचारधारा की क्यों आलोचना करते हैं और उपनिवेशवादी विचारधाराओं की क्यों आलोचना करते हैं। इन तीनों की जो भी राजनीतिक अर्थशास्त्र को लेकर मान्यताएं थी बच्चे, चाहे वो उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का और मार्क्सवाद का, उन तीनों की मान्यताओं को ये पूर्णतः क्या कर देते हैं, खारिज करते हैं कि वो मान्यताएं एक प्रकार से क्या है, सही नहीं है बच्चे। आई बात समझ में? रंजना बच्चे समझ में आया? ठीक है बच्चे। नाम थिंकरों के नाम नहीं भूलने हैं बच्चे, ये ध्यान में रखना। भले कहानी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। डब्ल्यू रोस्टो का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रोथ का मॉडल किसने दिया था, तो ये इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए बच्चे। बाकी भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्कॉलर है बच्चे, उसकी बुक्स और उसका जो मॉडल होता है वो याद रखना है तुम्हें पेपर के लिए, क्योंकि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले सकता है या सीधा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चे। ठीक है। अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बच्चे हमारे पास अन्य और भी दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है बच्चे। अन्य तरीके से भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है। इसमें एक स्कॉलर, एक राइटर है बच्चे, ठीक है ना, जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को कई तरीके से एक प्रकार से क्या किया था, समझाया था कि राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है बच्चे और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का विकास किस प्रकार से हुआ है। वो चिलकोटे की बुक है बच्चे, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो थ्योरी ऑफ जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है बच्चे चिलकोटे की, उसमें उन्होंने बताया है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, यानी अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं बच्चे, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये उन्होंने एक प्रकार से क्या किया है, बताया है बच्चे। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, इकोनॉमिकल जो प्रिंसिपल होते हैं, अर्थशास्त्र जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं, उसी तरह से अर्थशास्त्र के भी सिद्धांत हैं बच्चे। और ऐसी क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि उन सिद्धांतों का एक प्रकार से क्या हुआ, विकास हुआ बच्चे। उसमें चिलकोटे ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उन चीजों को बताया है। और उसमें पहला बोलते हैं बच्चे वाणिज्यवाद। इसको ना मर्केंटिलिज्म भी बोला जाता है, इंग्लिश में ना वाणिज्यवाद को मर्केंटिलिज्म भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। वाणिज्यवाद जो है वो वाणिज्यवाद जो है बच्चे, उसने किस प्रकार के सिद्धांतों को विकसित किया अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी वाणिज्यवाद में अर्थशास्त्र से संबंधित किस प्रकार के सिद्धांत निर्मित हुए थे, उसको हम लोग वाणिज्यवाद में समझेंगे बड़े। अब वाणिज्यवाद जो था बच्चे, वाणिज्यवाद जो था बच्चे, उसमें मेनली फोकस हो रहा था कि राष्ट्रीय संपत्ति की क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। राष्ट्रीय संपत्ति को हमें क्या करना है, बढ़ाना है।
नेशन के ग्रोथ को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। और जो वणिकवाद है बच्चे, वो मानता है कि व्यक्ति जो है वो स्वभावतः मूलतः क्या होता है, स्वार्थी होता है बच्चे। व्यक्ति को क्या मानता है, स्वार्थी मानता है। कौन मानता है स्वार्थी? वणिकवाद भी मानता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो होता है बच्चे वो तार्किक होता है, व्यक्ति जो होता है रेशनल होता है। तो जो व्यक्ति तार्किक होते हैं बच्चे, वो एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, स्वार्थी भी हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति होता है बच्चे, वो सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचता है, देन उसके बाद वो बाकी के हितों के बारे में क्या करना चाहता है, सोचना शुरू करता है। जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले, जो तार्किक व्यक्ति होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना बच्चे, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, अपने हितों को सबसे पहले वो क्या करता है, महत्व देता है। इस वजह से वणिकवाद जो है बच्चे, वो व्यक्ति को क्या बोलता है, मूलतः स्वार्थी। व्यक्ति को मूलतः स्वार्थी कहने के पीछे का जो कारण है बच्चे, वो है व्यक्ति जो है वो तार्किक है। अगर व्यक्ति को तुम तार्किक मानते हो तो व्यक्ति फिर क्या होगा, स्वार्थी भी होगा। तार्किक का मतलब जो तर्क के आधार पे चीजों को मांग रहा है बच्चे, तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे। और 14वीं सदी के बाद से जब पुनर्जागरण काल आंदोलन चला बच्चे, पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन जो हुए थे, वो किस वजह से शुरू हुए थे, तर्क के वजह से हुए थे। तार्किक रीजंस थे, तर्क के बेसिस पर एक प्रकार से धर्म में जो कमियां थी उसकी आलोचना शुरू हुई। विज्ञान जो था बच्चे, वो तर्क के आधार पे क्या करता है, काम करता है। तो जहां पे हम व्यक्ति को तार्किक मानते हैं बच्चे, वहीं पर हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो अब व्यक्ति अगर स्वार्थी है बच्चे, तो व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य जैसी संस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर व्यक्ति स्वार्थी है बच्चे, ठीक है, तो स्वार्थ जो है वो झगड़ा भी कराता है, लड़ाई भी करता है। तो उस समय लोगों को नियंत्रित करने के लिए बच्चे राज्य जैसी संस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो राज्य जैसी संस्था होनी चाहिए। तो वणिकवाद बोलता है कि राज्य के द्वारा ही बच्चे, वणिकवाद बोलता है कि राज्य का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना। राज्य का काम क्या होता है, सुरक्षा देना। और राज्य का काम क्या होता है, राष्ट्रीय संपत्ति में क्या करना, वृद्धि करना। क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति में अगर वृद्धि होगा बच्चे, तभी राज्य क्या कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है। ठीक है, और इसीलिए राज्य को आर्थिक गतिविधियों में क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य हस्तक्षेप करेगा तभी एक प्रकार से क्या होगा, राज्य को आर्थिक टैक्स, मतलब राज्य जब हस्तक्षेप करेगा तो राज्य को टैक्स प्राप्त होगा। और जब टैक्स प्राप्त होगा बच्चे, तो उससे राष्ट्र की जो संपत्ति होती है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो राज्य जो है वह आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा बच्चे, हस्तक्षेप करके राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करेगा। और राज्य जो है बच्चे, यहाँ पे वणिकवाद में बोला जाता है कि राज्य जो होता है वो आयात को एक तरह से कम करने की बात करता है और निर्यात को बढ़ाने की बात करता है। अब इसको समझो एक उदाहरण से बच्चे, जो ब्रिटेन था, ठीक है, तो ब्रिटेन जो था बच्चे, जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारतीय लोगों से समझदार थे या कम समझदार थे? जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत से ज्यादा, भारतीयों से ज्यादा तार्किक थे, ज्यादा ही समझदार थे, ज्यादा ही विवेकशील थे। तो जो ब्रिटेन के जो लोग थे बच्चे, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करके भारत को गुलाम बनाया या नहीं बनाया? और जब भारत को गुलाम बनाया बच्चे, तो भारत में जो आर्थिक क्रिया होती थी बच्चे, जो आर्थिक गतिविधियां होती थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप करना शुरू किया कि नहीं किया? भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज थे, जहां शिल्पकार होते थे, हथकरघा जो उद्योग होता था बच्चे, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो भारतीयों के लिए सामान बनाते थे बच्चे, समाप्त किया। क्यों? क्योंकि अगर भारतीयों के लिए सामान बनाएंगे भारतीय बच्चे, तो ईस्ट इंडिया से सामान कौन खरीदेगा? तो उन्होंने क्या किया, राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, भारत में जितने भी शिल्पकार थे उनसे सारे के सारे कार्य छीन लिए गए। जो किसान जो पहले उत्पादन करते थे बच्चे, जिस तरह की कृषि गतिविधियां होती थी, उन सारी गतिविधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और भारत में वो क्या कर रहे थे, भारत से कच्चा मटेरियल लेते थे, कच्चा माल लेते थे और ब्रिटेन में ले जाकर तैयार करते थे और फिर उस माल को लाकर भारत में क्या कर देते थे, बेच देते थे। तो ब्रिटेन के द्वारा जो इंडिया में मटेरियल आ रहा है बच्चे, वही तो क्या था, निर्यात था। और उस निर्यात के द्वारा क्या होता था, धन एकत्र होता था, और उस धन के द्वारा किधर जाता था, वो धन ब्रिटेन के द्वारा। तो कौन राष्ट्र शक्तिशाली हुआ संपत्ति के रूप में? ब्रिटेन जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, शक्तिशाली होना शुरू हुआ। और भारत जैसे बहुत सारे देशों को एक प्रकार से क्या कर लिया था बच्चे, गुलाम बना लिया था। इसी को वणिकवाद बोलते हैं बच्चे। इसके अंतर्गत सिद्धांत में क्या था, जो अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत था, कि हमें
एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है और इंपोर्ट को क्या करना है, डिक्रीज करना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो आयात है बच्चे उसको कम करेंगे और जो निर्यात है उस निर्यात को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये पहला राजनीतिक यानी अर्थशास्त्र का ये पहला सिद्धांत था बच्चे, ये पहला सिद्धांत आया था जहाँ पे हम देशों को क्या करेंगे, सुरक्षा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, ठीक है, चीज़ों को क्या करेंगे वहाँ पे देंगे और उनसे चीज़ों को प्राप्त करेंगे। जैसे भारत में अंग्रेजों ने बहुत से राजाओं को एक प्रकार से क्या किया, मदद किया, और फिर भारत से क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, राजस्व कलेक्ट कर रहे थे और उसके द्वारा वृद्धि की गई थी। वर्णिकवाद समझ में आया या नहीं बच्चे? वर्णिकवाद क्लियर है बच्चे, क्या है वर्णिकवाद? ठीक है, तो वर्णिकवाद में बस तुम्हें शॉर्ट में यही ध्यान में रखना होता है कि जो वर्णिकवाद होता है बच्चे, वर्णिकवाद जो है वो ये मानकर चलता है कि व्यक्ति जो है वो तार्किक है, व्यक्ति जो है वो स्वार्थी है। वर्णिकवाद ये मानता है कि हमें राज्य को आयात को कम करना चाहिए और निर्यात को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और राज्य का जो काम है बच्चे वो क्या करना होता है, सुरक्षा देना होता है। तुम लोगों ने लॉक को पढ़ा होगा बच्चे, लॉक को पढ़ा है ना? अब जब लॉक को तुम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, तो लॉक ने क्या बोला कि जो आर्थिक गतिविधियां होनी चाहिए बच्चे, उसमें राज्य का हस्तक्षेप जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। राज्य जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, ठीक है। उससे तो पहले बोला जा रहा था कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है बच्चे, मतलब उदारवाद से थोड़ा सा पहले। और वहाँ पे तुम देखोगे बच्चे, लॉक ने क्या बोला कि राज्य का काम है सिर्फ सुरक्षा देना, और राज्य का काम क्या होता है, पहरा देना, प्रहरी की तरह से कार्य करना। और उसके बदले राज्य जो सुरक्षा देगा और जो पहरा देगा, उसके लिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं बच्चे, उसके द्वारा राज्य को क्या किया जाएगा, राजस्व दिया जाएगा, सिर्फ सुरक्षा और पहरा के लिए बच्चे। वही तो वर्णिकवाद है जो मैं समझा रहा था। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, तो उदारवाद से पहले की जो घटना है बच्चे, उसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, वर्णिकवाद बोलते हैं। उदारवाद से पहले जो स्टेज था अर्थशास्त्र का बच्चे, या पॉलिटिकल साइंस का जो पहला स्टेज है बच्चे, उसको भी तुम लोग एक पॉलिटिकल साइंस में भी वर्णिकवाद के रूप में देखते हो, जिसको मर्केंटिलिज्म्स बोलते हैं बच्चे। इसमें लोग क्या करते थे, एक जगह से चीज़ें खरीद लेते थे, दूसरे जगह पे चीज़ों को क्या कर देते थे, बेच देते थे। तो अगर किसी देश से कोई चीज़ खरीदना होता था तो उस देश में जो राज्य होता था बच्चे, जो स्टेट होता था, उसे परमिशंस लेना होता। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करना था, तो जो कैप्टन हॉकिंस था बच्चे, ठीक है, वो किसके शासन में भारत आया था? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? कैप्टन जो हॉकिंस था बच्चे, वो किस राजा के शासन में भारत आया था? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही बच्चों? तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को सुनाई दिया? मैंने बोला बच्चे कि कौन से राजा थे जिसके समय में कैप्टन हॉकिंस जो था बच्चे, वो भारत में व्यापार करने के लिए 1608 में आया था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। उसके बाद से 1610 से वो लोग व्यापार करना शुरू किए बच्चे, और लगभग 1764 आते आते उन्होंने पूरे भारत को एक तरह से नियंत्रित कर लिया था बच्चे। तो उसी को वर्णिकवाद बोला जाता है बच्चे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो सिर्फ व्यापार करना उसका पर्पस था, लेकिन देखा कि यार हम ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम भारत को पॉलिटिकली क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं बच्चे। उन्होंने जो पॉलिटिकली कंट्रोल किया, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका एक क्या था, स्वार्थ था बच्चे, सेल्फिनेस था, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ब्रिटेन को कि आप हमें क्या करें, सपोर्ट करें, आप हमें सुरक्षा दें, और उस सुरक्षा के बदले में हम क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम करती थी बच्चे, उसकी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से सेना भेजी जाती थी, और बाद में उस सेना में फिर भारतीयों को भी धीरे धीरे क्या किया गया था, रखना शुरू किया गया था बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ें, तो सबसे पहला जो राजनीतिक अर्थशास्त्र में जो पहला स्टेज है बच्चे, उसको हम लोग वर्णिकवाद के रूप में देखते हैं बच्चे। आई बात समझ में? इसके बाद जब आओगे बच्चे, तो हाँ बच्चे रंजना, मर्केंटिलिज्म्स, व्यापारिक जो होते हैं उसको मर्केंटिलिज्म्स बोला जाता है। मतलब एक जगह से चीज़ों को खरीदना, दूसरे जगह पे चीज़ों को बेच देना। तो खरीदने और बेचने के दौरान जो है बच्चे, वो राज्य मुझे क्या करेगा, सुरक्षा देगा, क्योंकि हो सके बीच में कोई मुझसे लूट न ले बच्चे, ठीक है। और उसके बदले मैं राज्य को क्या करूँगा, कर दे दूंगा, राजस्व दे दूंगा उस सुरक्षा के बदले। लेकिन मैं क्या गतिविधियां कर रहा हूं बच्चे, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार तो दे दिया गया था कि राज्य जो है वो आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जब उदारवाद आया बच्चे, तो उस उदारवाद में तो बोला गया कि राज्य को हस्तक्षेप करने की, राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है बच्चे। जैसे अब आगे तुम्हें समझ में आएगा, जो उदारवादी अर्थशास्त्र में, मतलब
उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत, उदारवादी जो विचारधारा था बच्चे, उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कौन कौन से सिद्धांतों का विकास हुआ और कौन कौन से अर्थशास्त्री जो थे बच्चे उन्होंने सिद्धांत लेकर आए थे। तो इसी में देखोगे बच्चे, इंग्लैंड के राजकीय अर्थशास्त्रियों ने उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का निर्माण किया। इनमें एडम स्मिथ का नाम आता है बच्चे, रिकार्डो का नाम आता है और माल्थस का नाम आता है बच्चे। और इन्होंने बोला कि इन्होंने माना, इनकी एजम्पशंस क्या है कि इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपने हितों के लिए कार्य करता है। तो कहने का मतलब सिर्फ मैं अपने हितों के लिए कार्य कर रहा हूँ बच्चे, तो कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी हूँ और कहीं ना कहीं तार्किक हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं अपने हितों के लिए क्या करूँगा, कार्य करूँगा। तो इन्होंने बोला कि जब प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपने हितों के लिए कार्य कर रहा है तो इनके लिए क्या कर दो, एक बाजारवादी अर्थव्यवस्था जो होगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी। क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति होता है ना, वो तार्किक तरीके से क्या करता है, मांग करता है, और तार्किक तरीके से क्या की जाती है, उसकी पूर्ति की जाती है। तो बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था होता है बच्चों, उसमें सभी की क्या होती है, भलाई होती है। ठीक है, जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सभी की भलाई होगी। किस तरह से भलाई होगी, मुझे जो चीज चाहिए मैं बाजार से मांग करूंगा और बाजार उस मेरी मांग को क्या करेगा, पूरा करेगा। तुम लोगों की जो मांगे हैं बच्चे, वो मांगे तुम बाजार से करोगे तार्किक आधार पे, और बाजार उस मांगों को क्या करेगा, पूर्ति करेगा। तो बाजार के अंतर्गत जो बाजार है बच्चे, उस बाजार में सभी को फायदा होगा। जो कंज्यूमर है उसको चीजें सस्ती मिलेंगी। ठीक है, जो उत्पादक है, जो उत्पादन कर रहा है बच्चे, ठीक है ना, जो उत्पादन है उस उत्पादन करने वाले को क्या मिल गया, एक बाजार मिल गया। और फैक्ट्रियां जो हैं बच्चे, औद्योगिक जो हैं, उन्हें भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, बाजार में। तो तीनों को इसमें फायदा है बच्चे। ठीक है, कहने का मतलब इसमें तीनों को फायदा किस तरह से हो गया, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा होगा बाजारवादी अर्थव्यवस्था में, जो बेचने वाले हैं उनको भी फायदा होगा, और जो कंज्यूम करने वाले हैं उन तीनों, उसको भी क्या होगा, फायदा होगा। तो इस तरह से बोला जाता है कि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है बच्चे, उसमें समाज के सभी लोगों को एक प्रकार से क्या होता है, फायदा होता है। क्योंकि जो बाजार होती है बच्चे, वो मांग और पूर्ति के आधार पर चलती है बच्चे, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। सभी लोग अपने हितों को ध्यान में रख कर क्या करते हैं, चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं बच्चे। जैसे तुम्हें अगर कोई चीज बाजार में खरीदनी है, जैसे तुम लोग मार्केट जाते होगे, तो मान लो कि तुम लोग सब्जियां ही खरीदने बाजार में गए बच्चे, तो अगर तुम सुबह जाओगे सब्जियां खरीदने, अगर मार्केट में सब्जी बेचने वाले कम है बच्चे और खरीदने वाले क्या हैं, ज्यादा लोग हैं, तो सिंपल सी बात है कि सब्जी का मूल्य क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वो मूल्य क्यों बढ़ा रहा है, अपने फायदे के लिए। तुम सब्जियां इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें क्या रहना है, स्वस्थ रहना है भाई, ठीक ठाक रहना है, तो सब्जियां चाहिए खाने में। तो इसलिए बोला जाता है कि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है बच्चे, उसमें सभी को फायदा होता है। जो इंडस्ट्रीज हैं बच्चे, उनको भी फायदा प्राप्त होता है, जो बेचने वाले लोग होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है, और जो कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं उन्हें भी फायदा हो जाता है बच्चे। ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था बोलता है। क्यों, क्योंकि बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पे क्या करता है, काम करता है। और जो एडम स्मिथ हैं बच्चे, या डेविड रिकार्डो जो हैं, या माल्थस जो हैं बच्चे, वो मानते हैं कि समाज जो है बच्चे, वो व्यक्तियों का योग है। समाज की परिभाषा वो लोग क्या बोलते हैं कि व्यक्तियों के योग से समाज का क्या होता है, निर्माण होता है बच्चे। और बाजार में जो मांग और पूर्ति है बच्चे ना, उसमें एक स्वाभाविक सामंजस्य रहता है बच्चे। ठीक है ना, एक हार्मोनियस रिलेशंस रहता है बच्चे। जितनी मांग होगी, मतलब तुम वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता बाजारवादी अर्थव्यवस्था में। जो मांग होगी, जितनी मांग आप करोगे उतना पूर्ति कराया जाएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कम चीजें हैं और मांग करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस चीज की मांग हो रही है ना, उसके मूल्य को बढ़ा दो। आई बात समझ में बच्चे? होता क्या है कि समझ में आ रही है जो चीजें मैं बोल रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा इकोनॉमिकल चीजें हैं, क्लियर हो रहा है। जैसे तुम लोग बाजार में चीजें खरीदने जा रहे होगे बच्चे, तो अगर वो कम मात्रा में है तो उसका मूल्य क्या होता होगा, ज्यादा होता होगा। अगर वो चीज कम मात्रा में, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाजार में। अब बाजार में क्या है कि चीज बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले लोग क्या है, कम है, तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो अपने आप स्वाभाविक एक सामंजस्य उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ बाजार में बच्चे, मांग और पूर्ति को लेकर ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, एक बैलेंस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है बच्चे। और जनरली जो डेविड रिकार्डो जैसे जो लोग हैं बच्चे, या माल्थस जैसे लोग हैं, या एडम स्मिथ जैसे लोग हैं, ये मुक्त व्यापार को बहुत महत्व देते हैं। बोलते हैं कि जो फ्री ट्रेड होता है बच्चे, मुक्त जो व्यापार होता है, मतलब अमेरिका में बनी हुई चीज अगर भारत में आकर बिके तो भारत के भी लोगों को फायदा होगा, ऐसा इनका बोलना है, और अमेरिका को भी क्या होगा, फायदा होगा बच्चे।
मुक्त व्यापार। और भारत के लोग जो हैं वो अमेरिका में जाकर चीज़ों को क्या करें, बेच सकें। तो जो मुक्त व्यापार होता है, जो फ्री ट्रेड होता है बच्चे, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप किसी के भी बाजार में जाकर चीज़ों को बेच सकते हैं और किसी के बाजार से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बच्चे, तो उसको हम लोग फ्री ट्रेड बोलते हैं बच्चे। जैसे अब तुम देखो, आज भारत में बच्चे वर्ल्ड में जितने भी ब्रांड्स हैं, वर्ल्ड में जितने भी ब्रांड्स हैं जो लोगों के लिए चीज़ों को बना रहे हैं बच्चे, क्या वो सभी ब्रांड्स भारत में आज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? भारत में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सभी ब्रांड्स की कंपनियां, चाहे वो लड़कियों से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या लड़कों से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट हो बच्चे, बूढ़ों से रिलेटेड हो, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं बच्चे, क्या वो भारत में आज अवेलेबल हैं? सभी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है बच्चे वो भारत में अवेलेबल है ना। ये अवेलेबल कैसे हुए भारत में बच्चे? ये सारे प्रोडक्ट भारत में आ कैसे गए दूसरे देशों के वजह से? क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई बच्चे, फ्री ट्रेड पॉलिसीज को हमने क्या किया, अडॉप्ट किया। और जो भी हम पहले दूसरे देश के, एक बार माइक ऑफ कर लेना बच्चे, जो दूसरा देश होता था बच्चे, ठीक है, जो दूसरे देश होते थे, जो दूसरे देश होते थे, पहले क्या होता था, 90 से पहले हर देश अपने मार्केट को क्या करके रखता था, बंद करके रखता था और अपनी ही चीज़ों को अपने मार्केट में क्या करता था, बेचता था। लेकिन 90 के बाद से क्या हुआ, विश्व में सभी देशों ने अपने मार्केट को क्या कर दिया, खोल दिया। और जब मार्केट खोला गया बच्चे ना, तो उस मुक्त व्यापार की वजह से देशों को तो आर्थिक वृद्धि हुई, व्यक्तियों को भी बहुत सारी चीजें एक विकल्प के रूप में उत्पन्न हो गई बच्चे। आज फोन तुम्हें लेना है ना, तो कोई एक कंपनी फोन बेचने वाली भारत में नहीं है बच्चे, एक से अधिक कंपनियां हैं। तुम्हें जो सही लगे उस चीज को क्या कर सकते हो, तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है, कंट्री को भी फायदा हो रही है और बेचने वाले को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बहुत समय तक तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का जो अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत था ना, ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा था बच्चे। लेकिन बाद में फिर इस सिद्धांत को भी लेकर क्या हो जाती है, समस्याएं पैदा हो जाती हैं बच्चे, जिसकी वजह से पूंजीवादी देशों में एक प्रकार से क्या हो जाता है, मंदी आ जाती है। मुक्त व्यापार को बहुत अधिक बढ़ावा दे दोगे बच्चे ना, तो कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है कि व्यापार जो होगा, वो जो तुम्हारा बाजार होता है वस्तुओं से क्या हो जाता है, भर जाता है। और जब बाजार वस्तुओं से भर जाता है तो जितनी उसकी लागत बनाने में आती है ना बच्चे, उससे भी कम लागत में वो क्या होने लगता है, बिकना शुरू हो जाता है। तो आपको आर्थिक एक प्रकार से क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। तो मुक्त व्यापार एक सीमा तक तो अच्छा है, लेकिन मुक्त व्यापार को, उसकी सीमा को अगर हम बहुत अधिक बढ़ा देते हैं बच्चे, तो एक प्रकार से आर्थिक नुकसान भी होना शुरू हो जाता है बच्चे। जैसे चाइना ने क्या कर दिया, मुक्त व्यापार नीति के द्वारा भारत के पूरे बाजार को क्या कर दिया, भर तो दिया। अब भारत के पूरे बाजार को जब भर दिया बच्चे, तो उसमें क्या हो गया कि अब जो है बच्चे, उस मुक्त व्यापार में हमें बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल अब नहीं हो पाती। चाइना क्या कर देता है, मिलावटी चीज़ें दे देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, चाइना एक तो चीज़ें आप हमारे बाजार में बेचता भी है और हम ही से क्या करने लगता है, लड़ाई झगड़ा भी करने लगता है। तो इन चीज़ों को भी लेकर एक प्रकार से क्या होती है, समस्या होती है बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे आओगे बच्चे, तो इन विचारकों ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का समर्थन किया। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कभी सुना है इस शब्द को आप लोगों ने? तुलनात्मक लाभ क्या होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरीज बोलते हैं बच्चे इसको, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरीज। तुलनात्मक लाभ का मतलब ये होता है कि जैसे जो देश कम चीजों में जिस चीज को बेहतर तरीके से उत्पन्न करता है बच्चे, ठीक है, कोई देश है जो कम लागत में कोई चीज क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और वही चीज कोई देश जो है वो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसकी लागत क्या हो जा रही है, ज्यादा आ जा रही है। जैसे भारत जो है बच्चे, वो 40 रुपए खर्च करके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भारत है वो 40 रुपए खर्च करके, ठीक है ना, 1 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा है। मान लेते हैं कि 40 रुपए भारत ने खर्च किया और 1 क्विंटल गेहूं क्या कर रहा है, भारत पैदा कर रहा है बच्चे। पाकिस्तान जो है बच्चे, वो 60 रुपए खर्च करके वो 1 क्विंटल गेहूं क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है बच्चे। भारत जो है, ठीक है ना, भारत जो है वो 40 रुपए खर्च करके 1 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा है। पाकिस्तान जो है बच्चे, वो 60 रुपए खर्च करके 1 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा है, ठीक है। भारत जो है वो 60 रुपए खर्च करके 1 क्विंटल राइस पैदा कर रहा है, और जो
पाकिस्तान है बच्चे, वो 40 रुपए खर्च करके 1 क्विंटल राइस पैदा कर रहा है बच्चे। अब इन दोनों देशों में क्या करना है, व्यापार करना है। तो सीधा क्या करे भारत जो है, मतलब 40 रुपए मैंने गेहूं के उत्पादन पे खर्च कर दिया और 60 रुपए मैंने किसके ऊपर खर्च कर दिया बच्चे, चावल के रुपए। टोटल मेरा खर्च कितना हो गया, 2 कमोडिटीज को पैदा करने में 100 रुपए। चाइना ने भी 2 कम्युनिटी पैदा की, लेकिन खर्च कितना हो गया, 100 रुपए खर्च हो गया। तो ऐसा ना हो कि भारत में जो 40 रुपए पर क्विंटल जो गेहूं है बच्चे, भारत क्या कर दे, 40 रुपए पर क्विंटल गेहूं को चाइना को एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दे, और पाकिस्तान से क्या कर ले, भारत जो है वो चावल ले ले। तो दोनों देशों के बीच में क्या हो गया, ट्रेड हो गया। क्योंकि भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है, तुलनात्मक लाभ किसमें है, भारत का गेहूं में, और पाकिस्तान का तुलनात्मक लाभ किसमें है, चावल का। तो कहने का मतलब पाकिस्तान जो है वो चावल एक्सपोर्ट करे और भारत जो है वो गेहूं क्या करे, एक्सपोर्ट करे। इस तरह से दोनों देशों में क्या होगा, ट्रेड होगा, और दोनों देशों को एक प्रकार से क्या होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होगा। इसी को तुलनात्मक लाभ बोला जाता है बच्चे। आप जिसमें अच्छे हैं उसको आप क्या कर लें, बेहतर कर लें सारी। अब भारत क्या करेगा, 60 रुपए क्यों गेहूं चावल पे खर्च करे, वो 60 रुपए और 40 रुपए लगाकर अगर गेहूं ज्यादा पैदा कर देता है बच्चे, तो उसकी लागत तो और कम हो सकती है। और पाकिस्तान जो है बच्चे, वो पूरा का पूरा पैसा किस पर खर्च कर दे, चावल उत्पादन पे खर्च कर दे, तो उसका चावल और सस्ता हो जाएगा, तो वो चावल का ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, और भारत उसको क्या कर सकता है, गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है, ट्रेड हो सकता है। इसको हम लोग तुलनात्मक लाभ बोलते हैं बच्चे। जिसमें आपका एडवांटेज है बच्चे, उस चीज को आपको बेहतर करना चाहिए बच्चे, ठीक है। और जिसमें आपका एडवांटेज नहीं है बच्चे, उस चीज पर आप क्या करें, किसी दूसरे से मदद ले लें बच्चे। तो दोनों के बीच में एक रिलेशंस भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। समझ में आया कंपैरेटिव एडवांटेज का जो एग्जांपल दिया था बच्चे, ट्रेड इसी तरह से होता है। रंजना समझ में आया बच्चे, ट्रेड वाला समझ में आया जो मैंने एग्जांपल दिया, तुलनात्मक लाभ वाला बच्चे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें देखोगे कि जो तुलनात्मक लाभ वाला, तो मैंने इसीलिए बोला जाता है कि बाजार में सभी को फायदा होगा। हाँ, लेकिन जो उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत है बच्चे, इनका भी एक प्रकार से क्या किया जाता है, आलोचना किया जाता है बच्चे, ठीक है। इसकी भी एक प्रकार से क्या की जाती है, आलोचना की जाती है, ठीक है ना। और क्योंकि इसकी भी एक कमी है। कमी ये है बच्चे कि जो उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत हैं बच्चे, ये सिद्धांत कहीं न कहीं पूंजीवादी देशों को ज्यादा फायदा देते हैं और अल्प विकसित, ठीक है, और विकासशील देशों को ज्यादा एक प्रकार से क्या होता है, इन सिद्धांतों से नुकसान होता है बच्चे। इसलिए तुमने देखा होगा बच्चे कि जो तीसरी थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री थी बच्चे, उन्होंने उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के मॉडल को स्वीकार ही नहीं किया। हमने मुक्त व्यापार की नीति कब शुरू की थी, 90 के बाद। 90 से पहले हम मुक्त व्यापार नीति को अपनाते ही नहीं थे। हम जानते थे कि 90 से पहले अगर मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया तो जो हालत 1947 से पहले हुई थी, वही कंडीशंस दोबारा हो सकती है बच्चे। इस चीज को देखते हुए बच्चे हमने क्या कर दिया, संरक्षणवादी नीति को अपनाया। संरक्षणवादी नीति का मतलब भारत में जो उद्योग थे बच्चे, उन उद्योगों को विदेशी उद्योगों से क्या करना, सुरक्षा देना। तो हमने अपने उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर दिया, जो विदेशी वस्तुएं होती थी उन पर हम क्या कर देते, टैक्स लगा देते थे, जिससे कि उनकी चीजें क्या हो जाए, महंगी हो जाए। और जैसे ही चीजें महंगी होगी बच्चे, तो मानव का तो नेचर ही होता है कि जब भी वो बाजार में खरीदने जाएगा तो सबसे पहले वो दोनों चीजों के मूल्य को देखता है, और मूल्यों को देखते हुए फिर देखता है कि जिसका मूल्य उसे कम लगता है, उन चीजों को क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो अगर विदेशी कोई वस्तु है, जैसे भारत में एक पेन बनाई गई और एक अमेरिका में पेन बनी बच्चे, अब भारत में जो पेन बनाने वाली कंपनी है उसको हमें क्या करना है, संरक्षण देना है कि भारत में जो भी पेन हो वो भारतीय कंपनियों के द्वारा ही क्या किया जाए, बनाई जाए और बेची जाए। विदेशी कंपनियां जो भारत में अपना पेन ना बेच सकें, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, जो विदेश से आने वाली पेन है ना, उन सभी पर मैं ड्यूटीज लगा दूंगा बच्चे, उत्पाद शुल्क लगा दूंगा, ड्यूटीज लगा दूंगा, शुल्क जैसे ही शुल्क लगेगा बच्चे, तो वो लागत मूल्य पे शुल्क लगता है, तो उसका लागत मूल्य और उस पर जो लगा हुआ शुल्क है उसको जोड़ोगे ना, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और आपके यहाँ जो वस्तु है बच्चे, उस पर कोई शुल्क लग नहीं रहा है, तो उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है बच्चे, जिसका मूल्य कम होगा उसी वस्तु को लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, और जिसका मूल्य ज्यादा होगा उस चीज को खरीदा नहीं जाएगा बच्चे। आई बात समझ में बच्चे, ये चीजें होती हैं। तो संरक्षणवादी नीति का मतलब ये होता है कि अपने उद्योगों को विदेशी उद्योगों के प्रतिस्पर्धा से क्या करना, बचाना। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बहुत होना शुरू हुआ था बच्चे।
फिर द्वितीय विश्व युद्ध और जब कोल्ड वार खत्म हुआ बच्चे, तो बहुत सारे देशों ने उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के जो मॉडल्स थे ना बच्चे, उन्हीं को अपनाना शुरू किया था बच्चे। उसमें से मुक्त व्यापार नीति जो शुरू हुई थी वो 90 के बाद ही क्या होती है, भारत में शुरू होती है, जिसको हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं बच्चे, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, इसी में हाँ, भूमंडलीकरण भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि जो संरक्षणवादी नीतियां थी, वो संरक्षणवादी नीतियां क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती हैं। पूरा व्यापार जो, पूरा बाजार जो होता है बच्चे, वो दूसरे देशों के लिए भी हम लोग क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो माना जाता है कि जो वैश्वीकरण है बच्चे, उससे फायदा तो होता है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है कि जो वैश्वीकरण था उससे, उसमें सबसे अधिक जो फायदा हुआ है वो विकसित देशों को हुआ है, विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को उतना फायदा नहीं प्राप्त हुआ है वैश्वीकरण से। उनको एक्चुअली नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के अंतर्गत बच्चे, वो जो देश थे वो एक प्रकार से क्या हो गए, दूसरे देशों पे निर्भर हो गए। और निर्भरता जो होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं शोषण को क्या करती है, जन्म देती है। तो एक प्रकार से जो विकसित देश होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं बच्चे। आई बात समझ में बच्चे? तो जो वैश्वीकरण था उसने व्यापार को पूरी तरह से क्या किया था बच्चे, खोल के रख दिया था। पूरे व्यापार को एक प्रकार से क्या किया गया था, खोला गया था। ठीक है, तो पहले कुछ समय तक तो डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों को यूज किया जा रहा था बच्चे, एडम स्मिथ के भी सिद्धांतों को यूज किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद से लगभग 80 का जब दशक आता है, मतलब 60 के बाद अगर देखोगे बच्चे, 60 से लेकर 80 के दशक में उसमें एक आता है किन्सियन थ्योरीज बोली जाती है, जिसको जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको ना मेनार्ड किन्स बोलते हैं। मेनार्ड किन्स ने ये कंसेप्ट दिया था, जिसको किन्सियन थ्योरीज बोला जाता है। और किन्स ने ये बोला कि राज्य जो है बच्चे, वो आर्थिक गतिविधियों में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो बोल रहे हैं कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। किन्स बोल रहे हैं कि राज्य जो है उसे आर्थिक गतिविधियों में क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य आर्थिक गतिविधियों में अगर हस्तक्षेप करता है तो राज्य के अंतर्गत कभी भी आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी बच्चे। तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये किन्स ने बोला था, एडम स्मिथ ने बोला और डेविड रिकार्डो ने बोला कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो बाजार होना चाहिए वो बाजार मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए बच्चे। लेकिन किन्सियन थ्योरीज क्या बोलते हैं कि जो राज्य है बच्चे, वो आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि ये हस्तक्षेप कहीं ना कहीं पूंजीवाद के वजह से जो आर्थिक मंदी जो पैदा होती है बच्चे, उससे हम राज्यों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं बच्चे। और किन्स ने कल्याणकारी राज्य का क्या किया था बच्चे, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक में वेलफेयर स्टेट का उन्होंने क्या किया था, कंसेप्ट दिया था बच्चे। लेकिन 80 के दशक में आते आते जो किन्सियन थ्योरी थी बच्चे, ये भी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की भी लोगों ने क्या कर दिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। जैसे एफ ए हेयक को पढ़ोगे बच्चे, तो एफ ए जो हेयक है बच्चे, वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है बच्चे, उसे मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य जो है वो दासता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, दासता मतलब आपको स्लेव बना देता है राज्य को। जो लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य में जो योग्य लोग होते हैं बच्चे, वो एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, नौकर हो जाते हैं कल्याणकारी। क्योंकि कल्याणकारी राज्य में सारा कार्य जो है वो राज्य के द्वारा करना शुरू किया जाता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब जहां राज्य के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, जहां राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, जहां राज्य के लिए काम किया जा रहा है, जहां राज्य की योजनाएं लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए लाया जा रहा है, तो उस प्रकार के राज्य को हम लोग कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। और भारत में कल्याणकारी राज्य के लिए बच्चे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को दिया गया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है बच्चे, वो कल्याणकारी राज्य बनाने की ही तो बात करता है। तो किन्सियन थ्योरी जो थी बच्चे, वो कल्याणकारी राज्य की बात करती थी। लेकिन 80 का दशक आते आते बच्चे, जो कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से क्या होने लगा, असफल होने लग गया। तो 80 के बाद से अब जो कंसेप्ट निकल कर आता है, जो 9 उदारवादियों के द्वारा दिया गया था, उसको भूमंडलीकरण बोलते हैं बच्चे, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण का कंसेप्ट कब आता है बच्चे, 80 में आता है। ये ध्यान में रखना। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र में, राजनीतिक अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है वो कब निकल कर आता है,
वैश्वीकरण की अवधारणा कब निकल कर आती है बच्चे, तो वहाँ पे ध्यान में रखना है कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा निकल कर आती है बच्चे, वो 80 में निकल कर आती है, 1980s के बाद से। और बोला जाता है कि वैश्वीकरण में क्या होगा, सभी को लाभ होगा बच्चे। लेकिन तुम देखोगे कि अब वैश्वीकरण के लोग क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वैश्वीकरण में बच्चे सभी को लाभ नहीं हो रहा है। वैश्वीकरण में लाभ किसको हो रहा है, सिर्फ विकसित देशों को हो रहा है। विकासशील देशों को एक प्रकार से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और वैश्वीकरण को बच्चे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए 90 के बाद से तुम देखोगे WTO को लाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक हमने संस्था का निर्माण किया जिससे कि मुक्त बाजारवादी जो प्रणाली है, मुक्त बाजारवादी जो प्रणाली है वो क्या करे, काम। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के वस्तुओं को अपने बाजार में आने से अगर रोकता है बच्चे, और उसे तुम्हारे बाजार में बेचने से मना कर रहा है बच्चे, तो उसके लिए WTO जो है वो आपके खिलाफ क्या कर सकता है, एक्शंस ले सकता है बच्चे। तो अब WTO जो है, जैसी संस्थाएं जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में व्यापार को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, रेगुलेट करती हैं, और सभी देशों को एक प्रकार से गाइडलाइन देती हैं बच्चे कि किस प्रकार से व्यापार होगा WTO के अंदर बच्चे। और अधिकांश राज्य जो है बच्चे अब तो फिर से वही संरक्षणवादी नीति जो है वो क्या हो गई है, शुरू हो गई है बच्चे। आई बात समझ में। तो ये चीजें जनरली जो थी बच्चे, ये एक प्रकार से क्या थे, राजनीति के अंतर्गत और राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण हुआ बच्चे। पहले डेविड मतलब एडम स्मिथ और ये लोग लगभग 1928-29 से पहले दे देते हैं अपने सिद्धांत। उसके बाद से किन्सियन थ्योरीज चलती है बच्चे। किन्सियन थ्योरीज के बाद से ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल चलते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल की क्या हो रही है, आलोचना होनी शुरू हुई। तो फिर से अब हर देश जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। संरक्षणवादी नीति को अब बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से देशों के बीच में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। जैसे अभी अमेरिका को जब ट्रेड में नुकसान होने लग गया बच्चे, तो अमेरिका ने भारत के बहुत सारी वस्तुओं पे क्या कर दिया था, ड्यूटी लगा दिया था। और चाइना के भी बहुत सारे वस्तुओं पे अमेरिका के द्वारा एक प्रकार से क्या किया गया था, ड्यूटीज लगाया गया था। तो ये एक प्रकार से क्या हो रही है, समस्याएं। तो फिर से दोबारा एक प्रकार से क्या हो रही है, संरक्षणवादी नीति जो है वो कार्य करना शुरू कर रही है बच्चे। फिर से दूसरे देश अपने मार्केट को क्या करना चाहिए, जैसे आत्मनिर्भर जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नीति, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिसीज लाई गई है बच्चे। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ इकोनॉमिक में जो आत्म भारत की जो पॉलिसीज लाई गई है बच्चे नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं भारत में क्या करेगा, वो बाद में तुम देखोगे संरक्षणवादी नीति को ही क्रिएट करेगा। मतलब दूसरे दिन क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी अब भारत की आवश्यकताएं हैं बच्चे, आवश्यक वस्तुएं, वो भारतीयों के द्वारा ही क्या किया जाए, निर्मित किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना वो बहुत तरह की क्या कर रही है, समस्याओं को पैदा कर रहे हैं बच्चे। तो देखो भारत में जो आत्मनिर्भर जो योजनाएं लाई गई है बच्चे, आत्मनिर्भर जो भारत का योजना लाया गया बच्चे, ये भी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन है बच्चे। और ये पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से प्रभावित है। और ये आत्मनिर्भर भारत जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा बच्चे। इसीलिए बोला जाता है कि राजनीति को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। बिना अर्थशास्त्र को समझे हुए आप राजनीति को नहीं समझ सकते हैं बच्चे। तो अगर किसी देशों का आप दो देशों की तुलना कर रहे हैं बच्चे, तो आर्थिक नीतियों के आधार पे भी उनकी क्या किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है बच्चे। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, उतना थ्योरी क्यों जाओगे, तुम्हें इकोनॉमिक्स का तो पेपर देना नहीं है बच्चे, पता हो जाए तो। जैसे उस हाँ, तो 11th-12th की इकोनॉमिक्स में ये पॉइंट्स तुम बस ध्यान में, हाँ थोड़ा सा इन पॉइंट्स को लगता है कि नहीं इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज हो, तो वो थोड़ा सा बस रीड कर लेना, बस उसका टेक्निकल टर्म मत पढ़ने लगना बैठ के। मतलब पोल साइंस छोड़कर तुम पता चला कि इकोनॉमिक में जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मान लेते हैं कि तुलनात्मक लाभ क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, तो इसको तुम थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा एडम स्मिथ मुक्त व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है, इसको थोड़ा सा सर्च कर पढ़ लो तुम, ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है, इसको तुमने पढ़ लो। किन्सियन थ्योरी क्या थी, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लो। तो ये बेसिक थ्योरेटिकल तुम्हें पढ़ना है, इकोनॉमिक के तरीके से नहीं पढ़ना है बच्चे। इकोनॉमिक के तरीके से पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तुम्हें
सिर्फ उन चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस में क्या करना, यूज़ करना। अब जैसे कहने का मतलब तुम पॉलिटिकल साइंस की एक स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें पॉलिटिकल साइंस की ही चीज़ें आनी चाहिए। अब तुमसे कोई तुम्हारे सामने मुक्त व्यापार की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड की बात कर रहा है बच्चे, तो तुम्हें फ्री ट्रेड के बारे में तो समझ होनी चाहिए कि बच्चे एक्चुअली फ्री ट्रेड क्या होता है। तो फ्री ट्रेड, अब तुम्हें पता भी है बच्चे कि इंडिया में जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज है वो 90 के बाद से अपनाई जाती है। फ्री ट्रेड में क्या होता है कि भारत की वस्तुएं आराम से चाइना के बाजार में जाकर बिक सकती हैं, चाइना की वस्तुएं जो है भारत के बाजार में आकर बिक सकती हैं, भारत के लोग जो हैं वो चाइना में जाकर काम कर सकते हैं, और चाइना के लोग जो है वो भारत में आकर काम कर सकते हैं। चाइना की जो पूंजी है वो भारत में लग सकती है, इन्वेस्ट हो सकती है, और भारत की पूंजी जो है वो चाइना में इसी को तो मुक्त व्यापार बोलते हैं। बस इतना तुम ध्यान में रख लो। अब कभी तुम, हाँ बच्चे, जैसे कहने का मतलब क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना बच्चे, फिर आओ। हम्म हम्म देखो, जैसे कहने का मतलब भारत में समस्या तब, जैसे एफडीआई से तब नुकसान होता है जैसे बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, निवेश लेकर आ रहे हैं बच्चे। वो निवेश मान लो कि हमने सिर्फ उनसे तकनीकी ली, टेक्नोलॉजी ली, उस टेक्नोलॉजी पे हमने भारत में वो टेक्नोलॉजी क्या कर दी, लगा दी, उस टेक्नोलॉजी का पैसा हमने उस देश को दे दिया बच्चों। अब उस टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें मैं प्रोड्यूस करूँगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं बच्चे, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, भारतीय लोग हैं। तो भारत सरकार को क्या करेंगे, टैक्स देंगे, कंज्यूम करने वाली चीज़ों को बाजार से खरीदेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है ना वो निवेश से क्या होती है, चलती है बच्चे। जब आपके पास उतना संसाधन नहीं है बच्चे, तो आप क्या करोगे, दूसरे से संसाधन लाकर जो भी आपकी आवश्यकता से संबंधित चीज़ें हैं उनका आप क्या करें, एक प्रकार से निर्माण करें बच्चे। तो एक्चुअली देखा गया था कि जो मुक्त व्यापार नीति थी बच्चे, फ्री ट्रेड जो पॉलिसीज थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया बच्चे। लेकिन एक्चुअली मुक्त व्यापार नीति में क्या हो गया कि हम डिपेंडेंट हो गए बच्चे। जैसे तुम सोचो कि 90 के बाद, 90 से पहले तुम सोचना बच्चे, भारत में ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में नौकरियां करना पसंद करते थे, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी नौकरियों में ही लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेते थे। 90 से पहले सभी लोग चाहते थे कि सरकारी नौकरियां ही होती थी, प्राइवेट नौकरियों में तो लोग जाते ही नहीं थे। लेकिन 90 के बाद तुम देखो बच्चे, सरकारी 90 से लेकर अगर 2008 तक आओगे ना बच्चे, बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में आ गए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत पैसा दिया, इतनी सैलरी देता था, इतना पैसा देता था कि लोगों का एक पूरा का मुक्त व्यापार जो था ना बच्चे, वो लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया बच्चे। आज तुम्हें एक बोला जाए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाएंगे या प्राइवेट कॉलेज में, तो तुम सबसे पहले देखोगी सैलरी, रंजना, कि अच्छा सरकारी कॉलेज में कितनी सैलरी है। अगर तुम ये सोचो कि नहीं मुझे लाइफ थोड़ा सा क्या करना है, सस्टेबल नहीं लाइफ जीना है, तो तुम कोशिश करोगे कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर क्या करूं, काम करूं, वहां पे पढ़ूं। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम ज़्यादा पैसा कमा सकती हो कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाओगी 60,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा बच्चे। तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ाओगी, वो तुमको हो सकता है कि 1 से 1.5 लाख रुपये थे पर मंथ। आई बात समझ में? प्राइवेट जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं बच्चे, वो लाख 1.5 लाख रुपये पेमेंट दे रही है। तो तुम 60,000 की नौकरी पसंद करना चाहोगी या 1.5 लाख नौकरी? हाँ हाँ हाँ, सियोरिटी होती है बच्चे। लेकिन एक सोचो कि चलो 30 साल तुमने सरकारी सेक्टर में काम किया और 30 साल अगर प्राइवेट सेक्टर में तुमने काम कर लिया बच्चे, किसी तरह से भी 30 साल काम कर दिया, तुम इतना पैसा कमा लोगे कि आने वाली तुम्हारी अगली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। प्राइवेट तो इतना पैसा दे देता है, बस तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, और तुम्हारे स्किल में कंपैरेटिव एडवांटेज बस होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ बेस्ट आती है बच्चे। उस बेस्ट चीज़ पर तुम क्या कर सकते हो, बहुत अर्निंग कर सकते हो बच्चे। आई बात समझ में? तुम किसी सरकारी, तुम पोल साइंस सिर्फ ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, तुम ट्यूशन ही पढ़ाओ, 11th 12th के बच्चों को तुम पोल साइंस पढ़ाना शुरू कर दो, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे।
ठीक है, तुम सुबह से लेकर शाम तक ना सिर्फ पोल साइंस, सोशल साइंस के सब्जेक्ट तुम पढ़ाओ, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं पढ़ने के लिए। तुम्हारी जो टोटल मंथली जो सैलरी होगी ना बच्चे, अभी तो कंडीशन खराब है इसलिए चलो कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन अगर ये सिचुएशन सही रहती बच्चे, तो जितना एक ना टीजीटी टीचर को पेमेंट मिलता है उससे ज़्यादा तुम महीने में घर पे बैठे कमाते, उससे कम मेहनत करके। ये फ्री मार्केट इतना देता है बच्चे, क्योंकि सारा का सारा प्राइवेट स्कूल आया, प्राइवेटाइजेशन है ना बच्चे, प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते नहीं हैं। अब उन बच्चों को तो पढ़ना ही है, पढ़ना, वो तो सभी विषयों का क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं बच्चे। आई बात समझ। तो जो फ्री मार्केट होता है बच्चे ना, जो फ्री मार्केट होता है उसमें फायदा तो होता है। तुम देखो घर में कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट, और कौन है? ठीक है, कितनी फैमिली मेंबर है टोटल घर में? 5 मेंबर है। पापा सिर्फ अर्निंग हैंड है बच्चा, ठीक है, बाकी और लोग भी करते हैं। तुम बड़ी हो या छोटी? तुम बड़ हाँ, ग्रेजुएट हो। अब जनरल कहने का मतलब ये है बच्चे कि अभी जो पापा गवर्नमेंट जो सैलरी होगी वो तुम ही लोगों के ऊपर क्या हो जा रहा होगा, एक्सपेंस हो जा रहा होगा उनका। उनके पास जो सेविंग होगी वो बहुत लिमिटेड अभी मात्रा में होगी बच्चे, ठीक है, ठीक है। उनकी जो सैलरी होगी, उनकी जो अब उनके पास जो बचेगा उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो उनकी पेंशन्स बचेगी, और जो भी उनका सैलरी आ रहा है तुम्हारे एजुकेशन पे, भाइयों के एजुकेशन पे खर्च पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है बच्चे, ठीक है। अब यही चीज़ें जो सैलरी फादर को मिल रही है अभी, तो 7वां पे कमीशन, इसलिए सैलरी अच्छी हो गई है बच्चे। 90 से पहले उतनी गवर्नमेंट जो इम्प्लॉयज़ होते थे उतनी सैलरी बेस्ट नहीं होती थी, ठीक है। हाँ, सरकारी सिस्टम एक सिक्योरिटी है, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन होता है ना बच्चे, वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को एकदम पूरा बदल कर रख देता है, तुम्हारे जीवन स्तर को बच्चे। इसलिए भी मुक्त व्यापार को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन को। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा जो फेलियर है वो प्राइवेटाइजेशन है। सबसे अधिक लोगों को निकाला गया प्राइवेट से, ठीक है। इस कंडीशन में जब इस तरह की कंडीशन पैदा होती है बच्चे, तब वहाँ पे लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए, कम से कम वहाँ पे एक सिक्योरिटी है बच्चे, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ, कोई निकालेगा नहीं, हाँ, तो ये चीज़ें, लेकिन हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो ये बाई चांस चलो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं बच्चे। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए हमें इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को क्या करना है, चेंज करना है। अब तुम सोच रहे होगे ना कि भारत में जैसे आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है बच्चे, वो क्यों लाई जा रही है, उसके पीछे कारण यही सारे हैं बच्चे, कि कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर निर्भर होने की वजह से हमारा सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए बच्चे, ठीक है। चाइना के ऊपर इतनी निर्भरता हो गई थी, क्योंकि ये लॉकडाउन जब हो गया बच्चे, तो अब क्या हो रहा है कि मटेरियल अगर वहाँ से आ रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि वायरस भी आपके साथ आ रहा है बच्चे, दूसरे देश से आएगा तो इन्फेक्टेड मटेरियल आ रहा है, और उन्हीं मटेरियल को अगर हम कंज्यूम करेंगे बच्चे, तो फिर क्या होगा, पूरी तरह से एक तरह से क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो अपने लोगों को बचाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेड इन इंडिया ही पॉलिसीज पर आनी पड़ेगी, कि आप अपनी चीज़ों को क्या करें, खुद ही उन चीज़ों को क्या करें, बनाएं और निर्मित करें बच्चे, तब जाकर वो कहीं आपको क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से एक तरह से क्या कर सकता है बच्चे, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, इनके बारे में बच्चे रंजना थोड़ा थोड़ा बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, मुक्त व्यापार क्या होता है, भूमंडलीकरण क्या होता है, तुलनात्मक लाभ क्या होता है, ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंदी क्या होती है, ठीक है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो मैंने बताया ना कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ मांग और पूर्ति के आधार पे वस्तु का क्या हो रहा है, मूल्य तय हो रहा है बच्चे। मांग और पूर्ति के आधार पे किसी वस्तु का मूल्य तय किया जा रहा है, उस परिस्थिति में बच्चे, तो उस व्यवस्था को हम लोग बाजारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं बच्चे। क्लियर, एक कंसेप्ट तो ये। तुमसे अगर कोई पूछता है कि भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, कि किसी भी बाजार में जाकर चीज़ों को क्या करना, बेचना, मतलब वस्तुओं को भी बेचा जा सकता है, और एक जगह का मानव संसाधन दूसरे जगह पे भी जाकर मानव संसाधन क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जैसे भारत के लोग अमेरिका में जाकर काम करना शुरू किए बच्चे, तो कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण के वजह से, वैश्वीकरण के वजह से हुआ। लेकिन जब समस्या पैदा हुई बच्चे अमेरिका में इस वैश्वीकरण के वजह से, तो अमेरिका अब क्या कह रहा है कि हम उतने लोगों को वीज़ा नहीं देंगे, उनके वीज़ाज को कैंसिल करेंगे, बहुत सारे लोगों को क्या किया जाएगा, वापस भेजा। तो ये अब इस स्थिति में जब लोग वहाँ से आएंगे बच्चे, तो यहाँ बेरोजगारी जैसी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो उसके लिए कहीं ना भारत ने एक प्रकार से आत्मनिर्भर जैसी योजनाओं को क्या किया था, अडॉप्ट किया था बच्चे। और पूरे विश्व में ट्रेड को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है बच्चे, पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, उसी को बच्चे हम लोग विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। ये जबकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब तुम पढ़ोगी आगे मेरे साथ अगर पढ़ती हो, तो वहाँ पे मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बच्चे क्या करूँगा, समझाऊंगा बच्चे।
तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे इतनी चीज़ें? ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा हैवी हो गया ये, ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग रीड करो, ठीक है। ये ग्रुप में भेज दूंगा मैं, व्हाट्सअप कर दूंगा तुम्हें ये नोट्स। और इसमें कुछ और भी बच रही हैं, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत और पारदर्शिता का सिद्धांत, ये IR में भी पढ़ते हैं, कई जगह ये रिपीट होती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बस देखने में बड़ा लगता है बच्चे, रिपीटेड बहुत है बच्चे, ठीक है। तो जो मंडे या ट्यूसडे को जब क्लास करेंगे बच्चे, तो उस दिन इसको ख़त्म कर लेंगे बच्चे, ठीक है। फिर मंडे को हो रही है बच्चे, मंडे को क्लास होती है फर्स्ट पेपर की 1 बजे से लेकर ही, रिसर्च चल रहा है बच्चे उसमें, ठीक है। रिसर्च अभी ही शुरू हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जो भी तुम्हारा छोटा होगा वो मैं तुम्हें बैकअप दे दूँगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा छोटा है वो बैकअप मिल जाएगा, तो उसके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है बच्चे, ठीक है। बस तुम्हें समझ में आनी चाहिए होती है, और जो भी डाउट है वो डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। तो इतना आज पढ़ लो बच्चे पहले, ठीक है। इस चीज़ को समझो, ठीक है, किस तरह से अर्थशास्त्र राजनीति को प्रभावित करती है बच्चे। एंड देन उसके बाद ही हम लोग आगे इसमें अगली क्लास में बात कर लेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को हम लोग क्या कर लेंगे, पेपर 1 का भी कर लेंगे बच्चे, रिसर्च वाला पोर्शन।